अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सोहा इस्माइल और आई हूँ आपके साथ एक बहुत ही प्यारी नावल के साथ। होप सो आपको नावल अच्छा लगेगा एंड अच्छा है। मैंने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रीड आउट करूँ। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई, मैं स्टार्ट। बाहर शाम की स्याही धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रोहा कसनमंदी से बेड पर आंखें बंद किए पड़ी थी। इसे ये खामोशी बहुत भली लग रही थी क्योंकि इस घर में खामोशी शाज़ो नाज़िर ही होती थी। इस घर में हर वक्त कह के गूंजते हैं बहुत सारा प्यार, रिश्ते नाते, अपनों का साथ, एक मुकम्मल घर का सुकून, सब कुछ था यहाँ। एक दूसरे पे जान निछावर करने वाले लोग, लेकिन इसके साथ ही हर घर में जैसे कुछ लोग अपने अंदर जहर भरे होते हैं, ऐसे ही कुछ सांप हर वक्त डसने को तैयार रहते हैं। रूह आंखें मूंदे इस सुकून को महसूस करना चाहती थी। तभी खामोशी को चीरती हुई अम्मा बी की तेज़ आवाज़ आई, साथ ही इनकी छड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी करीब आ रही थी। रोहा ने झट से बिस्तर से निकली और दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकल आई। अरे बेटा, आज खूब सोई हो? तो मैं कब से तुम्हारा नीचे आने का इंतज़ार कर रही हूँ। सॉरी अम्मा भी, बस आँख लग गई थी। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो इजाज़त से बोली। आप ऊपर क्यों आई? बेटा जैन का कब का आ चुका है, तुम्हें पता है आज मुनाजमा भी कोई घर पर नहीं है, वो बेचारा भूखा बैठा है। जी अम्मा चलें फिर। वो इन्हें शानों से थामती हुई आगे बढ़ी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने ही वो जाने दुश्मन अपनी तमाम तर वजाहत के साथ मौजूद था। ब्लैक कलर के ढीले ढाले शलवार कमीज में मलबूस, हाथ में रिमोट उठाए कोई बिजनेस प्रोग्राम देख रहा था। रोहा ने करीब आकर इससे सलाम किया, जिसका इसने बगैर देखे जवाब दिया। रोहा किचन की तरफ बढ़ गई, खाना टेबल पर लगाकर इसे इतला दी तो वो हाथ से रिमोट छोड़कर किचन में चला आया। साथ ही अम्मा बी को खाने की दावत देना नहीं भूला। अम्मा बी ने नफ़ी में सर हिलाया और नमाज के लिए उठ गई। इसने हाथ धोकर खाना शुरू किया और एक बार फिर इसे खाने के लिए नहीं पूछा। वो थोड़ी देर इसे देखती, फिर मुड़कर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो चाय का पानी चढ़ाकर ख्यालों में कहीं और ही पहुंच गई। होश में तब आई जब किसी का धक्का लगा। जल्दी से गर्म पैन को हाथ लगाना चाहा, लेकिन दरमियान में ही जैन ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्या करिए, होश में हो? हाथ जल जाता तुम्हारा तो। अब वो खुशमगीन नज़रों से इसे घूरा था। रूहा ने नज़र झुका ली। इसका हाथ अभी भी जैन के हाथ में था। रूह ने अपना हाथ खींचा तो इसने जल्दी से इसका हाथ छोड़ दिया। चाय मेरे कमरे में दे जाना। वो हुक्म सुनाकर तेज़ी से वहाँ से निकल गया। घर में सब लोग ओकड़ा शादी पर गए हुए थे। अम्मा भी नगीना हसन हसन अहमद की बेवा हैं। इनके 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा हैदर हसन है, जिनकी बीवी फारिया बहुत सुलझी हुई खातून है। इनका एक बेटा जैन वलीद है, जो अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर आया है। वाह भाई। इनसे छोटे वकास हसन है, जिनकी बीवी सबिया तेज़ मिजाज की है। इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जोया रोया और यावर, और जो कि माँ के परतों हैं। सबसे छोटा हमाद हसन है, इसकी बीवी जोयला बहुत अच्छी और धीमे मिजाज की है। इनके 1 बेटे और 1 बेटी मरियम थी। सबसे छोटी इनकी लाडली बेटी दरिया थी, जो बहुत नाजो नम से पली थी। इसने अपनी पसंद से कमाल अहमद से शादी की और शादी के सिर्फ 1 साल बाद कुछ दिनों की रोहा को छोड़कर एक एक्सीडेंट में इस दार फ़ानी से कूच कर गई और रोहा को अम्मा भी ने अपनी आगोश में भर लिया। रोहा सबकी लाडली थी, लेकिन जब से वो जवान हुई थी, इसकी खूबसूरती की वजह से कुछ लोगों की नज़रों में खटकने लगी थी। वो चाय लेकर कमरे में गई तो वो बेड पर कोई फाइल खोले, इसमें एनमाक था। वो चाय रखकर मुड़ी तो इसने पुकार लिया। मुड़कर देखा, जो सर उठाई से ही देख रहा था। इसने सामने रखे अपने कोट की तरफ इशारा करते हुए रोहा को देखने के लिए कहा। रोहा कोट लेकर इसके हाथ में दिया तो इसने कोट की पॉकेट से नोटों की गड्डी रोहा की तरफ बढ़ाई। अम्मा भी ने बताया था तुमने सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी, अम्मा भी को दे देना, अपनी फ़ीस सिर्फ मुझे दे देना। रोहा ने मुझे इसका हीरोइन का नेम बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं सोहा हूँ और ये रोहा है। रोहा ने इस बात में सारी लाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इसके बाहर निकलते ही जैन हैदर ने बेड के साथ टेक लगा ली और साथ ही सिगरेट भी सुलगा दिया। दरवाजे की तरफ देखने लगा जहाँ से वो भी निकल के गई थी। जैन हैदर ने जब से होश संभाला था, इसने अम्मा अम्मी से एक ही बात सुनता था, इसने रोहा का ख्याल रख रहा है जैसे इसकी पुप्पो दरिया बचपन में इसका ख्याल रखती थी। इस दरिया पुप्पो की थोड़ी थोड़ी याद आती थी। वो रोहा से पूरे 10 साल बड़ा था। वो बगैर के इसकी हर ज़रूरत पूरी करता था। वो जब भी इसे छुप छुप कर देखती थी, वो जानता होता था, लेकिन जैन के देखने पर वो नज़रें फेर लेती। वो जानता था वो इसके लिए दिल में अलग जज्बात रखती है, लेकिन वो इसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी थी, दूसरा वो अभी पढ़ रही थी। लेकिन वो इसके लिए एक साहिबान की तरह था, हर जगह बगैर इसको पता चले इसकी ढाल बन जाता था। जब भी
कि इसको इसके किसी बात पर गुस्सा होता है, ये इससे कोई उल्टा काम हो जाता तो वो कुछ ना कुछ करके सब बचा लेता। रात गए, सब लोग लौट आए थे। रोहा जल्दी सो गई थी। सुबह उठी, सारे घर पर सन्नाटे का राज था। सब लोग अभी तक सो रहे थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से सब मर्द भी सो रहे थे। वो किचन में अम्मा भी के लिए चाय बना रही थी। तभी जैन ने दरवाजे से हाँक लगाई, एक कप मेरे लिए भी। रोहा ने मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। वो चाय लेकर अम्मा भी के कमरे में आई तो वो इनके साथ बातों में मशगूल था। इन दोनों को चाय के कप थमाकर वो अलमारी में से अम्मा भी और अपने कपड़े निकालने लगी। अम्मा भी अपनी पसंदीदा टॉपिक पर पहुंच चुकी थी। वो था जैन हैदर की शादी, और वो था कि ये बात सुनते ही हत्थे से उखड़ जाता है। इस वक्त अम्मा भी इसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। रोहा की एक सांस आ रही थी तो एक जा रही थी। आखिर कब करोगे तुम शादी? पूरे 30 साल के हो गए हो तुम। वो भी बस था कि बस इसे अभी शादी नहीं करनी। बेटा अगर कोई पसंद है तो बता दो। अम्मा भी पसंद तो है, लेकिन मैं वक्त आने पर बताऊंगा। रोहा अब मजीद नहीं सुन सकती थी, इसलिए कमरे से बाहर निकले। अच्छा तो जैन हैदर, आपने किसी को पसंद कर लिया? वो अपने हाथों की लकीरों में उलझ गई। ये तो जानती हूँ आप मेरे नहीं हो सकते, लेकिन ये भी एक दर्दनाक लम्हा होगा जब आपको किसी और का होता हुआ देखूंगी। हाय अल्लाह जी, ये चीज़ ना आया करे, मेरा भी दिल टूट जाता है। रोहा ने हमेशा से ही जैन हैदर को अपने खोल में बंद पाया था। कुछ मखसूस लोग थे जिसके साथ वो फ्रैंक था। इन लोगों में अम्मा भी, हमाद हसन और फारिया शामिल थे। रोहा को पहले वो बहुत ही खड़ूस लगता था। इस बात का जिक्र वो खुल्लम अम्मा भी से करती, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अम्मा भी इसके ये नादिर ख्याल मनोन जैद हैदर के गोशेगुजार करती हैं। अल्लाह, नानियाँ होती हैं ऐसी हैं भाई। इसकी सोच के मुताबिक खड़ूस, ज़िद्दी और ख़ुद पसंद था वो, लेकिन दिल पर इसका इख्तियार नहीं था। 2 साल पहले तक वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन फिर जब इसने यूनी में एडमिशन लिया तब अपने शौक़ की तकमील के लिए जैन हैदर भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। यूनी के पहले दिन अम्मा भी के कहने के बावजूद वो इसे अपने साथ यूनी नहीं लेकर गया। इसे बहुत ताव आया। बातचीत तो वैसे भी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब रोहा ने सोच लिया था वो अब इससे किसी किस्म की मदद नहीं लेगी। सारे रास्ते इसके रवैये को लेकर बार बार इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जब वो यूनी पहुंची तो अपनी सोच में उलझती वो जैन हैदर के हाथ पे चढ़ गई, जो इसे एक बड़े हाल में ले आए, जहां इस नहीं सीनियर के हाथ चढ़ गई, जो इसे एक बड़े हाल में ले आया जहां इस जैसे और बहुत सारे फ्रेशर्स मौजूद थे। तमाम फ्रेशर्स को फजूल किस्म के काम करने के लिए दिए गए थे। जब रोहा की बारी आई तो इसे गाना सुनाने के लिए बोला गया। वो कांपती टांगों लरसते दिल के साथ स्टेज पर पहुंची तो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर इसका दिल कांप कर रह गया। इसने अपने आप को कोसा कि वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने इसे यूनी में एडमिशन लेने पर क्या लिखा, जब मैंने इस यूनी पर प्रेफर किया था, इस यूनी एडमिशन लेना प्रेफर किया था। इसे याद आया कि जैन ने इसके इस फैसले की खूब मुखालफत की थी। अम्मा भी जैन की हामी थी, लेकिन रोहा ने वलीद मामू और फारिया मामी को अपने वकील बना लिया, जिनके आगे जैन वलीद की भी नहीं चलती। लेकिन इस वक्त वो पछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसने हिम्मत करके माइक पकड़ा, लेकिन वो जूं ही स्टार्ट करने की कोशिश करती तो सब हुटिंग शुरू कर दिया। 2-3 बार की कोशिश के बाद इसकी हिम्मत जवाब दे गई और इसकी आंखों में आंसू चमक उठे। इस पल हाल के दरवाज़ा धकेलता हुआ जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? इसकी आवाज़ सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए खामोश हो गए। चलिए सब लोग यहाँ से, लेकिन एक ग्रुप के लड़के जैन के पीछे पड़ गए। नहीं सर, हम सबके साथ भी सब कुछ हो चुका है, बस आज के दिन की बात है, हमें भी तो अपना बदला लेना ही। इन लोगों ने इसे भी साथ बिठा लिया। तभी जैन की नज़र स्टेज पर पड़ी, रोहा पर पड़ी। इसकी आंखों में शनासाई की नमक देखते ही रोहा ने इसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो इसे नज़रअंदाज करता हुआ नशिस्त संभाल चुका था। और फिर सब स्टूडेंट की हुटिंग और शोर में इसके मुँह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। रोहा की आंखों में आंसू की चमक देखकर जैन स्टेज पर चढ़ाया और सबको सख्ती से मना किया कि आप किसी की आवाज़ ना। स्टेज पर इसके बराबर खड़ा हो गया और फिर हाल की खामोशी में रोहा की सुरीली आवाज़ में, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। अरे भाई ये गाना है, आपको तो आता ही होगा। हाल में इसकी खूबसूरत आवाज़ गूंजना शुरू हुई। वो आंखें मुझे बहुत जज्ब के आलम में गा रही थी और इसी लम्हे इस पर अदराक हुआ कि वो पोर पर इस शख्स के प्यार में डूब चुकी है और आज यहाँ इसका मोस्ट फेवरेट गाना गा रही है, जो वो अक्सर घर में होने वाले फंक्शन पर गिटार पर गाता था। रोहा की आवाज़ इसकी जितनी सुरीली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी। जब इसने गाना मुकम्मल किया तो हाल तालियों से गूंज उठा। इसने आंखें खोलकर जो इसे तलाशना चाहा तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। ब्लू जीन्स पर वाइट कलर का टॉप पहने, दुपट्टे को गले में मफलर की तरह लपेटे, शानों तक आते घुंघराले बाल, बड़ी रोशन और चमकदार आंखें। रोहा कमाल एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। पहली बार देखने वाला कुछ पल के लिए
मेस्मराइज हो जाता है। इसकी यूनी में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि प्रोफेसर जैन हैदर अपना दिल रोहा कमाल पर हाथ बैठे हैं। और फिर जैन ने अपने शव का गला घोंटा और उसके बारे में हो रही जिम गोई अपनी मौत आप मर गई। जब जैन ने इसी हफ्ते रिज़ाइन देकर अपनी ख़ानदानी बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन रोहा कमाल की ज़िंदगी बस इसी एक पल में कैद होकर रह गई थी और वो खुद भी इस कैद खाने में बहुत खुश थी। ये मीठा मीठा दर्द इसके अंदर बहुत अनोखा सा एहसास जगा गया था जब से जिससे वो अब बाहर निकलना नहीं चाहती थी। रास्ते का अंधेरा और बनानी से अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी और वैसे ही गंभीर खामोशी इन दोनों के दरमियान छाई हुई थी। इसकी दिल से ख्वाहिश थी कि साथ बैठा इंसान इससे कोई सवाल जवाब ना करे, वरना इसकी आंखों में छुपा दर्द इस लम्हे सारे राज अफशा कर सकता है। तुम परेशान हो? नहीं, इसने यकलज़ी जवाब दिया था। ये कैसे दिया था ये वो ही जानती थी। आज ही से पता चलता कि जैन हैदर का रिश्ता बचपन से इसके मामू की बेटी रोमा साद अली से तय पाया है। साद अली ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे और अगले माह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे ताकि अपने फ़र्ज से सबकदोश हो सके। आगाही बड़ी जालिम चीज़ है। जब तक वो इस बात से बेखबर थी वो पुरसुकून थी। रात को सोने से पहले इसके संग कुछ ख्वाब बुन लेती थी, लेकिन अब वो इन ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच लेना चाहती थी, क्योंकि बाद में इसे दस्तबरदार होना मुश्किल हो जाता और वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। और अपनी ये तकलीफ़ शेयर करने के लिए वो अपना अजीज़ जान दोस्त नूरी के घर आई। इसने अम्मा बी को वापसी के लिए ड्राइवर को भेजने के लिए बोला था, लेकिन जब वो बाहर आई तो दोनों बाजू सीने पर बांधे गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। इसे देखकर बगैर सलाम दुआ के इसने ड्राइविंग सीट संभाली। वो भी नूरी को खुदाफिज करती गाड़ी में बैठ गई। वो सुस्त रोई से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से 15 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगाकर वो लोग घर पहुंचे। पता है तकलीफ क्या है? किसी को चाहना, फिर उसको खो देना और खामोश हो जाना। वल्लाह इससे ज़्यादा अजियतनाक कुछ नहीं। ये चीज़ तो हम सब पे बीतती है, सब पे। और मैं कहती हूँ इसके बाद इंसान पर बहुत बदल जाता है, बहुत ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त नाश्ते पर सभी लोग मौजूद थे, लेकिन रोहा नहीं थी। हैदर हसन के पूछने पर फारिया बेगम ने इन्हें बताया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको रात से बुखार है, कुछ कमज़ोरी नकाहत भी महसूस हो रही, तो इसे डॉक्टर के पास लेके जाए ना। तो डॉक्टर के पास गई है वो। हैदर ने तशवीश से इस्तेसार किया, नहीं अभी इसको नाश्ते में कुछ खिला पिला कर फिर ले जाती हूँ। सही है यावर, आप अपनी ताई के साथ रोहा को हॉस्पिटल लेके जाना। जीता है आप। जैन हैदर ने नाश्ते से हाथ खींच लिया और अम्मा बी के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो होशवास से बेगाना पड़ी थी। अम्मा बी इसके सराहने बैठी आयत पर पढ़कर इस पर फूक रही थी। जैन ने आगे बढ़कर इसके पेशानी को छुआ, फिर इसकी नब्ज चेक की और फिक्रमंदी से 2 उंगलियों से अपनी पेशानी मसली। इसने मेडिसिन बॉक्स से 2 पेन किलर और गिलास में पानी डालकर इसे सहारा देकर उठाया और गोली इसके मुँह में डालकर गिलास इसके लबों से लगा दी। इसने कुछ इस तरह से इसे सहारा दिया कि रोहा की पश्त इसके सीने से लगी थी और दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारहा बेगम से मंजर छुपा ना रह सके। इनकी आंखों में नागवारी छा गई और इन्होंने जैन को तेज़ नज़रों से घूरा, जबकि जैन इन्हें इग्नोर करता हुआ इसको वापस लिटाकर अच्छी तरह से कंबल रखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जैन यूं ही अपने कमरे में पहुंचा, साथ ही फारिया भी पहुंच गई। जैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए माँ, मैं सुन रहा हूँ। अगले माह तुम्हारे मामू पाकिस्तान आ रहे। जी अच्छी बात है, वो अपने काम में मसरूफ़ था। रोमा भी आ रही है इनके साथ। आपकी बार इनकी आवाज़ धीमी थी। जैन झटके से माँ की तरफ मुड़ा, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ बेटा, समझने की कोशिश। वो पूरे 22 साल की हो चुकी है भैया, मुझे हर साल ये बात बावर करवाते हैं कि रोमा मेरी इमानत है। मैं इन्हें कैसे जवाब दूँ कि अपनी बेटी को कहीं और ब्याह दे? ये सोचना आपका काम है। जैन, मैं रोहा को भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। इन्होंने तब का आखिरी पत्ता फेंका। माँ, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है तो ये फैसला भी मेरा होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कौन शामिल होगा। बिल्कुल सही लड़का, बिल्कुल सही बोला, सख्त लौंडा भैया। अब की बार वो नरमी से माँ को समझा रहा था। जहाँ इस लड़की की बात आती थी वो वैसे ही नरम पड़ जाता था। तभी डोर नॉक करके दारी नंदा दाखिल हुई। भाई ताया अबू बुला रहे हैं आपको। जी मैं आया बस। वो अपना बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता माँ के पास आए, नरमी से इन्हें अपने साथ लगाया और उसके साथ का बोसा लिया। आय हाय, ये इग्नोर करेगा और बेडरूम के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तभी यावर दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और मुअद्दब से अंदाज में बोला, ताई जी गाड़ी तैयार है, चलें? नहीं अब ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ ऑफिस। ओके। वो आज काफ़ी दिनों के बाद यूनी आई थी। तुम्हें क्या हुआ है? यमुना, रोहा की दोस्त, सुबह से इसे नोट कर रही थी। रोहा की आंखों में टूटे कांच सी चुभन थी और आंखें रज्जे गई की गंवास थी। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में मौजूद थी। यमुना ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा तो रोहा का जब्त का बंधन टूट गया। वो आंसू पलकों की बाढ़ पर इकट्ठा होने लगे, जिन्हें रोकने की कोशिश में रोहा ने निश्चल सख्ती से दांतों तले दाब लिया। बिखरी बिखरी रोहा ने यमुना को परेशान कर दिया। प्लीज़ रोहा बताओ क्या हुआ है? कैंटीन में इस वक्त बहुत से स्टूडेंट थे, वो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहती। रोहा अपनी आंखें
अपने आंसू पोंछती खड़ी हो गई। यमुना मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। रोहा खुद तरसी का शिकार हो रही थी। यमुना हैरानी से इसे ज़्यादा देखती रह गई। फिर वो तेज़ी से इसके पीछे लपकी। वो हमेशा से हर बात इससे शेयर करती थी। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि यमुना ने इसे पुकार। रोहा इसकी पुकार सुनी अनसुनी करती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आंसू इसकी आंखों से अभी तक जारी थे। वो लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंची तो यमुना ने इसकी राह रोक ली और इसका बाजू थामकर लाइब्रेरी के निस्बतन पुरसकून गोशे में ले गई। बोलो अब वो इसे सब कुछ बताती चली गई। यमुना ने इसे जांचती नज़रों से देखा। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तो मैं ऐसे ख्वाब देखना छोड़ देती, यमुना ने कतियत से कहा। रोहा ने इसे हैरानगी से देखा। हमारी इज्जत और अनाज सबसे पहले होनी चाहिए। तुमने खुद बताया है कि वो तुम्हें घास भी नहीं डालता, तो तुम क्यों खुद ऐसे शख्स के पीछे बर्बाद कर रही हो? मोहब्बत का दम तो तब भरती हैं जब दूसरा भी आपको चाहे, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो जो एक तरफा मोहब्बत में इतने आगे बढ़ जाओ? यमुना इसकी मुखलसी और दरीना दोस्ती। वो बुद्ध बनी बैठी यमुना की बातें सुन रही थी। फिर एक झटके से उठी और लंबे लंबे डाक भरती लाइब्रेरी से निकलती चली गई। यमुना की बातों का ही असर था कि वो इस वक्त सबके साथ खाना खा रही थी। जैन हैदर मामूल के मुताबिक सबसे आखिर में तशरीफ़ लाया और रोहा के बराबर मौजूद कुर्सी संभाली। खाने की मेज़ पर इस वक्त कमोबेश 15 अफराद मौजूद थे। सबकी नज़रें यकबारी जैन की तरफ उड़ी, क्योंकि वो हमेशा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठता था, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके चेयर पर कोई नहीं बैठता था, लेकिन आज बेध्यानी में रोहा को खबर ही ना हुई कि वो जैन की चेयर संभाल चुके। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके इसने अपने आसपास देखा तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इसने जल्दी से वो कुर्सी छोड़ दी, लेकिन इतनी तेज़ी से जैन ने इसका हाथ पकड़ के इसे वापस बिठा दिया। सबके लिए ये हैरत का एक और झटका था। फारिया बेगम आंखों में चिंगारियां भरे इसे देख रही थी और यही लम्हा था जब रोहा ने अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। वो इतने मोहब्बत करने वाले लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। आज सुबह से ही रोहा, जोया और रोहिया किचन में मसरूफ़ थी। रोहिया को देखने कुछ लोग आ रहे थे। लड़का हैदर हसन के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। फैमिली फ्रेंड्स होने की वजह से लड़के से सभी वाकिफ़ थे। उस्मान बहुत सुलझा हुआ लड़का था। रिश्ता तो पक्का था, बस फॉर्मेलिटी के लिए आज वो लोग खाने पर मदऊ थे। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, आँखों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी ले गई। धारीन किचन में दाखिल और फुल वॉल्यूम में गाना गुनगुनाते हुए रोया के एतराफ़ चक्कर लगाने लगे। रोया ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए दुपट्टे का कोना मुंह में दाब लिया। यार रोया, तुम तो जा रही हो, लेकिन ये हो बाकी पीस रह गए हैं। ये कब ससुराल सुधारेंगे जो हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा? क्या? तीनों ने यकबेक होकर कहा। हमने कौन सा तुम्हारे बिस्तर पर कांटे बिछाए हैं? वो तीनों इसकी तरफ बढ़ी। रोया के हाथ पे छुरी थी, जबकि रोहा के हाथ पे चम्मच उठाया हुआ था। दारी ने किचन से भागना ही मुनासिब समझा। वो आगे आगे भाग रहा था, जबकि रोया और रोहा इसके पीछे भाग रही थी। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा तो रोया को पीछे रह गई, लेकिन रोहा दरवाजे से अंदर आ रहे जैन के सीने से जा टकराई। पीछे दारीन की दबी दबी सिसकी गूंजी तो रोहा तेज़ी से पीछे हुई, जबकि जैन हैदर ने इसके गुलाल होते चेहरे को बहुत दिलचस्पी से देखा। बारिश की ठंडक मौसम को सर्द कर रही थी। सूरज गहरे बादलों की आगोश में सो रहा। तेज़ बारिश में बरसती बूंदों में सबके कदमों की रफ्तार तेज तर हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकली तो सामने ही वो इत्मीनान से गाड़ी के सामने टेक लगाया आसमान की तरफ देख रहा था। हाँ, बादल पूरी ताकत से गरज रहे थे और उसके चेहरे पर एक सिलवट भी नहीं थी। वो बारिश को भी इंजॉय कर रहा था। रोहा के कदम सुस्त हुए। वो धीमी चाल चलती हुई इसके करीब आई। इसने इसकी तरफ एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली और चेहरे पर हाथ से बारिश की बूंदें साफ की और सर पर हाथ फेरकर बाल ठीक किया और फ्रंट सीट संभाली। रोहा ने भी इसकी तकलीफ में सीट संभाली और जैन हैदर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा ली। रोहा ने एक नज़र अपने बराबर बैठे शख्स पर डाली। दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए टकराई और दोनों ने ही नज़रों का जाविया बदल लिया। रोहा बाहर नजर आते मनाजिर पर तवज्जो मबजूल कर रही थी। जैन वक्तन फ़क्तन एक नज़र इस पर डाल देता, लेकिन वो पूरी तवज्जो से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर में खोई हुई थी। होश में तब आई जब गाड़ी एक झटके से रुकी। वो गाड़ी से उतरी तो सामने एक बेहद गोरी रंगत की खूबसूरत नकुश वाली लड़की टाइट जीन्स पर शॉर्ट सी खुले गले वाली ब्लैक शर्ट पहने बारिश में भीग रही थी। रोहा ने जल्दी से जैन की तरफ देखा, लेकिन इसका ध्यान इधर नहीं था। इस लड़की की जो ही नज़र इस पर पड़ी वो भागकर इन तक पहुंची और जैन के गले से आकर झूल गई। जैन की नज़र गैर इरादी तौर पर रोहा की तरफ उठी, जो कि इनकी तरफ ही देख रही थी और अंदर की तरफ बढ़ गई। जैन ने जीता नज़रों से इससे जाता देखा और दृष्टि से रोमा को कुछ से अलग किया, लेकिन बहुत ही ढीठ लड़की थी। इससे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो इसका बाजू थामे अंदर की तरफ बढ़ गई। वो अपनी किताबें बुक शेल्फ पर सेट करने में मसरूफ़ थी। मामी एक बात पूछूं? इसने सोफे पर बैठी जोले से मुखातिब होते कहा। हाँ बेटा, इन्होंने चाय के सिप लेते हुए जवाब दिया। क्या मम्मा और पापा की लव मैरिज थी? इसने किताब को कपड़े से साफ करते हुए पूछा। ये तुम क्यों पूछी? वैसे ही आज रोमा और सबिया मामी बातें कर रही थी मम्मा और बाबा के मुतालिक, तो इसलिए पूछ रही हूँ क्या बातें करी थी। उन्होंने जांचती नजरों से देखा। कुछ नहीं, बस आम सी बातें। वो असल बात छुपा गई कि सबिया मामी रोमा को खबरदार कर रही थी वो जैन को जितना मुमकिन हो सके रोहा से दूर रखे, क्योंकि वो ये है तो माँ की बेटी ही।
रोहा को गहरी सोच में गुम देखकर जोइला को भी कोई बात याद आ गई और वो उठकर चली गई। असल बात कहीं दरमियान में ही रह गई। सब यंग पार्टी इस वक्त एक जगह पर इकट्ठी थी। सब मिलकर रोया का रिकॉर्ड लगा रहे थे जिसकी अगले माह शादी तय पाई थी और फिर सब जैन के सर हो गए। रोहा जो चुपचाप सोफे पर बैठी थी, जैन हैदर इसके बराबर इसके बेहद करीब बैठ गया, जिस पर रोहा ने सर उठाकर अपने दाईं तरफ देखा जहाँ सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस डार्क ब्राउन चादर कंधों पर फैलाया मुस्कुराता हुआ जोया की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो कि इसके सर पर सहरा से जाने की बात करी थी। इसकी बात पर लाशउरी तौर पर इसने गर्दन घुमाकर रोहा को देखा, जबकि रोहा ने नज़रों का जाविया बदल लिया। लेकिन जैन की यह हरकत रोमा से छुपी नहीं रह सकी। इसने जहरखुन नज़र रोहा पर डाली और झटके से उठकर बाहर निकल गई। इसके पास बैठी रोया ने अजबा से इसे देखा। इन्हें क्या हुआ है? इसने सबको मुश्तरका सवाल किया, जिस पे सबने कंधे उचकाए। आज छुट्टी का दिन था। आज छुट्टी का दिन था। वो नाश्ते के बाद किचन के बर्तन समेट रही थी, तभी किचन में रोमा दाखिल हुई। बात सुना, एक कप चाय बना दो। रोहा ने स्पॉट चेहरे के साथ चाय का पानी चढ़ाया। तभी फारिया बेगम किचन में दाखिल हुई। बेटा, भाई बता रहे हैं तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ तबीयत को? रात तक तो ठीक थी। आपको क्या पता रात को ठीक थी या नहीं? मेरी सारी रात जागते हुए गुजरे। इसने चिढ़कर जवाब दिया। इसके बात करने के अंदाज पर रोहा ने मुड़कर देखा। फारिया बेगम कुछ देर के लिए चुप सी रह गई। कोई मसला है तो बताओ, इन्होंने अपनाइयत से इससे पूछा। कोई बात नहीं है, आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। शुक्रिया, आप अपना काम करें, मैं बस चाय और ब्रेड लूँगी। वो धड़क कर जवाब देते रोहा के हाथ से चाय का कप लेकर किचन से बाहर निकल गई। फारिया बेगम अपनी जगह सुन खड़ी रह गई। शायद तबीयत खराब है, वरना बहुत मिलनसार है। वो रोहा के सामने तरजीह दे रही थी। इसने इस बात पर सर हिलाया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आज घर में खूब रौनक और चहल पहल थी, लेकिन इसके दिल के अंदर वीरानियाँ सी उतरी हुई थी। आज का दिन इसके लिए मनहूसियत भरा था। रिश्ता तो रोया के लिए आया था, लेकिन बकौल उस्मान की वालिद और वालदा के उस्मान को रोहा पसंद आई थी और वो इसके रिश्ते के लिए ही आए हैं। रोहा के मानो तो सातों आसमान इसके सर पर आ गिरे और रोया और सबिया मामी की तरफ देखने से भी कतरा रही थी, क्योंकि जिन नज़रों से वो उसे देख रही थी इसका दिल चाहता था कि वो ज़मीन में समा जाए। रोमा बहुत खुश थी। इसने बहुत खुशदिली से रोहा को मुबारक दी। जैन हैदर इस वक्त घर नहीं था और फिर आनन फानन इसे तैयार करके उस्मान के पहलू में बिठा दिया गया। इसने गायब दिमागी से अपने हाथ की तीसरी उंगली में पहनी बेशकीमत डायमंड रिंग पर डाली और इसकी आंखों से आंसू लेडी की तरह बहने लगे। शिद्दत गिरिया से इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई। फिर इसकी नज़र एक साइड पर अलग थलग खड़ी फारिया बेगम पर पड़ी। रोहा को गुमान गुजरा कि वो रो रही हैं। इसने दोबारा से इनकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा मोड़ गई। हैदर हसन ने इसके सर पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रो दी। हैदर हसन की आंखों से भी आंसू निकलकर इसके बालों में जज्ब होने लगे, लेकिन अम्मा भी मुतमईन थी। खूबरू सा उस्मान सिकंदर इन्हें बहुत पसंद था। वो बहुत शाइस्ता और मुहज़्ज़ब था। वो जैन के साथ अक्सर अम्मा भी के पास आता रहता था। इन्हें इससे बहुत उनसियत थी। वो सरशार सा बैठा सबके छोटे मोटे सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि एक वो चिढ़ती नज़र सर झुकाए बैठी रोहा पर डाल लेता था। रोहा की थकन का एहसास करके फारिया बेगम आगे बढ़ी, उन्हें से सहारा देकर अम्मा भी के कमरे में ले आई। वो बाहर जाने लगी तो रो ने इनका हाथ थाम लिया। वो भी शायद ऐसे ही मौके की तलाश में थी। इसे गले लगकर खूब रोई। उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए बोली, सदा खुश रहो। इनके बाहर निकलती दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला और जैन हैदर अंदर दाखिल हुए। इसकी आंखों से लहू टपक रहा था। वो तो लंबे डाक भरता रोहा तक पहुंचा। वो गैर इरादी तौर पर पीछे हुई। जैन हैदर ने करीब आकर इसे दोनों बाजू से दबोचा। तुम अगर मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये जैन हैदर का वादा तुमसे। रोहा कमाल हसन अपनी बात का कहकर वो रुका नहीं और सजी समरी रोहा कमाल परेशानी में गिरी थी। ना जाने अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो जानती थी वो अपनी जिद का पक्का है। वो ननाता हुआ हैदर हसन के कमरे में दाखिल हुई। इन्होंने अचानक से बेटे को देखा। वो कभी भी इजाज़त लिए बगैर नहीं आता था, जबकि इस वक्त वो सारी तमीज़ अखलाकियात शाइस्तगी सब कुछ भुलाए सुर्ख आंखें बिखरे हुए बालों में टूटा फूटा सा इनके कमरे में मौजूद था। जबकि बेड पर बैठी फारिया ने एक हाथ अपने दिल के मुकाम पर रख लिया। सुबह से ही इन्हें ये आने वाले वक्त हिलाई दे रहा था। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। इन्हें वो इस वक्त कुछ डिस्टर्ब लगा। वो इसका हाथ पकड़ के इसे अपने सामने बड़े सोफे पर ले गई। बोलो बेटा क्या मसला है? बाबा आप रोहा के रिश्ते से इनकार कर दिया। इन्होंने जैन का हाथ छोड़ दिया। जानते हो क्या कह रहे हो? जी जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होंगे कि हमारे ख़ानदान में एक बार ज़बान दे दी जाए तो फिर मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से नहीं फिर सकते। अगर रोहा इनकार करे तो तब भी नहीं, अब की बार वो खामोश हो गए। बोले ना बाबा। फारिया जाए रोहा को बुला लें। हैदर हसन के हुक्म पर सुस्त कदमों से कमरे से निकल गई। थोड़ी देर के बाद फारिया की मैयत में
मामूल के कमरे में मलबूस रोहा कमरे में दाखिल हुई। इसने डरते डरते सर उठाकर हैदर हसन की तरफ देखा, वो इसे ही देख रहे थे। रोहा की यादों में इस रिश्ते पर कोई एतराज़ है? इसने नफ़ी में सर हिलाया। हैदर हसन ने फातिहाना अंदाज से नज़रों से जैन की तरफ देखा, जो होंठ पीछे खूंखार नज़रों से इसे घुराया। ठीक है बेटा, आप जाओ। इसके जाने के बाद वो जैन की तरफ मुड़े। अब क्या कहोगे? इसने नफ़ी में सर हिलाया और बाहर निकल गया। ज़ोरों शोर से इसकी और रोमा की और दूसरी तरफ रोहा और उस्मान की शादी की तैयारियां थी। इसे चंदा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैन सवेरे घर से निकलता और रात गए घर लौटता। इसे इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त भी सब लोग शॉपिंग से लौटे थे। लॉन्ज में महफिल जमाई हुई थी। तभी ऊपर से तेज़ी से जीने उतरता यावर नीचे आया और दारिन के सर हो गया। अब सिचुएशन कुछ यूँ थी, वो दोनों लाउंज में मौजूद सोफों के तरफ भाग रहे थे। साथ साथ दारिन की दवाइयाँ भी जारी थी। काफ़ी देर की भागदौड़ के बाद दोनों थक हार कर सोफे पर गिर गए। यावर ने बात का आगाज़ किया। आज मैं अपने एक दोस्त के साथ मार्केट गया था। वहाँ किसी अकल के अंधे ने मेरी जेब पर हाथ साफ किया, जो कि वो बाद में पछताया भी होगा। तो मैं खुद के लिए इस साहब यानी दारिन सर की कॉल की कि ये मेरी मदद करें, लेकिन 10 बार कॉल करने पर भी इसने कॉल रिसीव नहीं की। तो मैंने मैसेज किया, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मैंने डिलीट कर दिया। तभी इस उल्लू के पट्टे का मुझे मैसेज रिसीव हुआ, क्या लिखकर डिलीट किया है? मैंने कहा एक काम था। तो आगे से मैसेज करता है, ये भी डिलीट कर दे। दोस्त ऐसे ही होते हो वल्लाह। ये तो फिर भाई है या कज़न है। और साथ ही मोबाइल भी पावर ऑफ कर दिया। सब लोग बहुत संजीदगी के साथ इसकी रवादार सुन रहे थे, लेकिन इसकी बात मुकम्मल होने से सबकी तभी तभी हंसी गूंजी। दारिन भी सबको देखते हुए किसी आनी सी हंसी हंस दिया। इसी वक्त दाखिली दरवाजे पर जैन हैदर दाखिल होकर कुछ थका थका सा लग रहा था। इसने सबको मुश्तरका सलाम किया। रोहा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए रोमा से मुखातबा, मेरे कमरे में कॉफ़ी दे जाना इसने, और तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। वक्त जितनी तेज़ी से गुजरता है उतनी ही तेज़ी से आँख के सामने के मंजर भी बदल जाते हैं। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे किसी गहरी सोच में घूमता। आखिर वो वक्त भी आज आन पहुँचा। कल रोहा और उस्मान का निकाह था। इनकी आंखों में कल रात का मंजर घूम रहा था। वो घर बहुत लेट पहुँचा था। वो अपने कमरे में किसी फाइल की गिरदानी में मशगूल था। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। आम से हुलिये में बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेटे, हाथ में कॉफ़ी का मग थामे खड़ी थी। इसने आगे बढ़कर कप स्टडी टेबल पर रखा तो जैन दूसरी तरफ देखने लगा। वो कप रखकर मुड़ी तो गैर इरादी तौर पर इसकी कलाई थाम ली। रोहा ने तेज़ी से अपना हाथ खींचा तो इसे भी ताव आ गया। वो अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ पेशकदमी की। जैन को लगा वो कांप रही है। वो भी उल्टे कदम चलने लगे और तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन इससे पहले ही वो जैन की बाहों में थी। मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। जैन ने इसकी बात पर इसे धक्का देकर खुद से लग गया। इसका सर जोर से दीवार से टकराया और इसे वहीं छोड़कर वो खुद वहाँ से निकल गया। मोबाइल की रिंग पर वो होश की दुनिया में लौटा। कॉल रिसीव करके दूसरी तरफ की बात सुनी। ठीक है, कल 3 बजे तक सब कुछ तैयार होना चाहिए। रोहा कॉलेज से तैयार होकर वेटिंग एरिया में बैठी थी। अब इसके मोबाइल पर जैन की कॉल आई। वो अपना लहंगा संभालती आकर पिछली सीट पर बैठ गई। जैन की नज़रों से बचने के लिए इसने चादर भी ले ली थी और अपना चेहरा ढांक लिया था सर, जबकि जैन के होठों पर इसकी इस हरकत पर मुस्कुराहट रिंग गई। सर झुका, इस रास्ते का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। होश में आई तो गाड़ी को अनजान रास्ते पर दौड़ते पाए। या मुझे कहाँ लेकर आए हैं? मैं आपसे पूछ रहे, लेकिन जवाब नादरत। जैन ने मोबाइल पे कोई नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कॉल रिसीव की गई। हेलो के बाद जवाब आया, बाबा मैं रोहा को अपने साथ ले आया हूँ। दूसरी तरफ की बात सुने बगैर कॉल कट कर दी। हैदर हसन बोझगा से मोबाइल हाथ में ले बैठे थे। वो जानते थे जैन की खामोशी किसी तूफान का पेशगाम है और वही हुआ जिसका इन्हें डर था। अब वो इस परेशानी में थे कि वो उस्मान और इसके घर वालों से सामना कैसे करेंगे। तभी फारिया रूम में दाखिल हुई। हैदर हसन को साकत जामे एक पोजीशन में खड़े देखकर फारिया ने इनका कंधा हिलाया। वो गायब दिमागी से इसके चेहरे को देखने लगे। क्या हुआ फारिया? वो अटक अटक बोल रहे थे। जैन रोया को लेकर न जाने कहाँ चला गया है। क्या? फारिया बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया। अगर हम इसकी मान लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। हम अभी को पता चला तो पहले इन्हें भी धचका लगेगा। वो आया था इनके पास इनका साथ मांगने, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन वो मुतमईन थे। उस्मान अगर सोना था तो जैन हैदर हीरा था। रोहा की चीखों पुकार और दुहाइयों पर कान धरे बगैर वो महाराज से गाड़ी चला रहा था। थक हार कर वो अपनी बददुआएं देने लगी। तभी गाड़ी शहर से बाहर बने एक खूबसूरत घर के गैराज पर रोककर जैन हैदर ने अपना रुख रोहा की तरफ लग रहा है तुम्हें उस्मान के साथ निकाह ना होने का बहुत दुख है। इसने चुपा चुपा कर लफ्ज़ अदा किया, जबकि इसकी बात पर रोना भूलकर दुख और अफसोस के मिले जुले तासुरात से इसे देखने लगी। अगर वापस घर पहुंचना चाहती हो तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात मानी तो अगले आधे घंटे में हम दोनों वापस अपने घर में होंगे। हैदर हसन की सब मेहमानों के सामने बहुत सबकी हुई। इस वक्त अजीब सूरत हाल थी। सब लोग जा चुके थे। तरह तरह की बातें करते हुए सबिया बेगम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नहीं है। हैदर हसन से खार थी कि इन्होंने इनकी बेटी को छोड़कर भांजे के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया। हैदर हसन, वकास हसन और हमाद हसन सर झुकाए बैठे थे। तभी रोहा मेन गेट से अंदर दाखिल हुई। इसे देखकर सबसे पहले उस्मान अपनी जगह से खड़े हुए। सबको सामने देखकर अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। तभी
सॉरी। तभी रोमा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी। रोहा शुक्र है तुम आ गई हो जल्दी से, चलो ताकि तुम्हारा निकाह हो सके। वो इसे बाजू से खींचते हुए चली बोली, लेकिन इसने अपने बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। सॉरी। मेरा निकाह हो चुका है। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर उस्मान ने फ़ौरन से पहले वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा। इसके पास कुछ पल रुककर एक मुलामती नज़र इन पर डाली और बैनुरीन दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रोमा को इस वक्त इसका खूबसूरत चेहरा ज़हर लगा। आगे बढ़कर इसने इसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन इससे पहले इसका किसी की गिरफ्त में था। जैन को देखकर रोमा का फिशार खून बढ़ा और वह नखुसत से इसका हाथ झटककर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैन बाप और चचाओं की तरफ बढ़ा है, लेकिन वो इसे इग्नोर करते अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। जैन अब की बार बारी बारी सबकी तरफ बढ़ा, लेकिन सबने ही मुंह मोड़ लिया। आखिर में वो दोनों अकेले ही रह गए, तो वो दोनों भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। रोहा को अपने कमरे की तरफ बढ़ते देखकर जैन के 14 तबक रोशन हो गए थे। इसने दृष्टि से इसे बाजू से पकड़ा और अपने कमरे में लाकर पटका। मुझे नहीं रहना आपके साथ, आपने धोखा किया है मेरे साथ। आपकी वजह से आज मेरी इज्जत दो कौड़ी की हो गई है। आपको तो कोई असर नहीं होता ना, लेकिन जिन नज़रों से मेरे तीनों मामों ने मुझे देखा है, मैं ही अपनी नज़रों में गिर गई हूँ। मेरा आखिरी फैसला यह है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे आज़ाद कर दे। वो रोहा की बात पर गुस्से से बिफर गया और उसकी बुलंद दहाड़ पर वो 2 कदम पीछे हट गई। इसे जैन के इस कदर गुस्से से खौफ महसूस हुआ। इसके सामने से जाते जाते फिर ठहर गया। और हाँ, ये जो तुम बार बार कह रही हो ना मुझे छोड़ दो, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे कहने पर सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इसने उंगली उठाकर रोहा को वार्निंग दी और वो चुप की चुप रह गई, जबकि वो लंबे लंबे डाक बढ़ता बेडरूम से निकल गया। रोहा कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी रही, फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। जो गलत फैसले हम करते हैं इन्हें दुरुस्त तकदीर कर देती है। जिन खुशगुमानियों में हम मुब्तला होते हैं वो खुशगुमानियाँ इंसान तोड़ते हैं। जिस ख्वाब में हम रह रहे होते हैं उसको हकीकत चोट लाती है। वो पेंट की पॉकेट में हाथ डाले रात के पिछले पैर आवारागर्दी कर रहा था। घर जाने का इसका कोई मूड नहीं था। घर में सब हिस्से खफा थे और जिसकी वजह से सबको खफा किया था इसकी अपनी ही मंतक थी। वो सबके खफा होने पर खफा थी, लेकिन वो फिर भी मुतमईन था। इसने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दिया था जैसे भी सही, क्योंकि इसने गलत सही को कुछ सोचा ही नहीं था। तो बस इतना जानता था कि इसकी मुताज़ किसी और की हो रही थी और ऐसा वो मर के भी नहीं होने देता। दूर कहीं से अज़ानों की आवाज़ सुनाई दी तो इसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ गए। नमाज़ पढ़कर इसे बहुत सुकून हासिल हुआ। वो नमाज के बाद भी काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। इसने कमरे में कदम रखा तो इसे एक पल के लिए गुमान गुजरा कि वो किसी और के कमरे में आगे से लगा कि कमरा अपनी हालत ज़ार पर मातम करना है। कमरे में जा बजा कुशन ही कुशन पड़े थे। अलमारी से इसके सारे कपड़े निकाल कर इधर उधर फेंक दिए गए थे। साइड टेबल पर रखे कीमती डेकोरेशन पीस बहुत बुरी तरह से तोड़े गए थे। वो बहुत एहतियात से चलता। वो कहाँ से बचता बचाता वो वॉशरूम तक पहुँचा। कपड़े चेंज करके बेड पर लेटा तो वो दुश्मन जाना पर नज़र पड़ी जो थका कर गहरी नींद सो रही थी। इसने गौर किया तो इसके हाथों में मेहंदी के साथ खून के धब्बे भी नजर आए। यही हाल इसके पैरों का था और वो यही लम्हा था जब जैन हैदर को इस पर बला कर गुस्सा आया। उसने इसकी नींद की परवाह किए बिना इसे बाजों से पकड़कर बिठाया। जो वो गहरी नींद में थी, हड़बड़ाहट में जैन हैदर के गले से ही झूल गई। जैन हैदर भी भूल गया कि इसने क्यों इसे जगाया था। वो जब हवासों में लौटी तो तेज़ी से पीछे हुई। जैन हैदर भी होश में लौटा और दृष्टि से इसका बाजू पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया। रोहा कमाल, एक बात याद रखना, अगर आज के बाद खुद को तकलीफ देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही इंटरकॉम पर मुलाजमा को बुलाए से कमरा साफ करने की हिदायत देकर रोहा को बाजू में उठाया। हम भाभी के कमरे में आया जो कि गहरी नींद में थी। रोहा को उनके बराबर लिटाकर खुद सोफे पर लेट गया। रोहा चुपके से कमरे से निकलकर किचन की तरफ बड़ी से चाय की तलब हो रही थी, लेकिन रास्ते में ही इसकी मुठभेड़ रोमा से हो गई। रोमा को हर वक्त नक्सत से तैयार प्रॉपर ड्रेसिंग और मेकअप में रहती थी। रोहा को हमेशा गुमान गुजरता था कि वो कहीं जाने को तैयार है, लेकिन ये रोमा जो उसके सामने खड़ी थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बिखरे बाल, मलकजा लिबास, मेकअप से हर स्पॉट सता हुआ चेहरा। रोमा की उजड़े हाल ने इसे चौंका दिया था। इससे पहले कि रोमा कुछ कहती वैसे धक्का देती वहाँ से निकल गई। इसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। वो किचन के बजाय लॉन में निकल आई और कदे पुरसुकून गोशे में बैठ गई। फिर अंदर से रोमा और साद अंकल को निकलते देखा। फारी और हैदर हसन इनके साथ बाहर तक आए थे। फारी ने रोमा को गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसू का सेल रवा हुआ और वो इनसे अलग हुई थी। गाड़ी में जा बैठी और पीछे के बाद देख रहे 3 गाड़ियाँ वहाँ से निकलती चली गई। रोहा, फारी और अहमद हसन की आंखों से ओझल होकर एक साइड पर बैठ गई, जबकि अपने रूम की खिड़की में खड़ा जाने इसकी बुजदिली पर मुस्कुरा भी ना सका। जो कि रोहा गहरी यासियत का शिकार थी। इसकी वजह से 2 जिंदगियाँ खराब हो गई थी और रोमा तो आप कभी भी इनकी आंखों से ओझल नहीं होने वाली थी।
मोहब्बत किसी वजह किसी के कहने या सामने वाले की मोहब्बत की गहराई या सच्चाई देखकर नहीं होती है, बस हो जाती है अचानक। जब होने लगती है तो एक लम्हा भी नहीं लगता, बस एक पल, कोई एक पल आपको कैद कर लेता है। वो दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए दोनों कोनिया टेबल पर टिकाए माजी में गए था। वो भी एक बहुत ख़ास दिन था। वो पूरे 4 साल के बाद घर आया था। घर में सबने इसकी खूब आवभगत की। कुछ सफ़र की थकान थी, कुछ अपने घर का सुकून था जो वो रात को जल्दी सो गया। सुबह इसकी आंख सवेरे ही खुल गई थी। वो शावर लेकर नीचे आया तो आखिरी सीढ़ी पर अचानक ही वो उसके सामने आ गई। सफ़ेद यूनिफॉर्म में सफ़ेद दुपट्टा रखे, बैग कंधे पर डाले, शायद वो अपने कमरे में कुछ भूल गई थी और जल्दबाजी और घबराहट में इससे टकरा गई थी। इसने जल्दी से सॉरी कहा तो साथ ही अस्सलाम वालेकुम भी, दोनों अल्फाज एक ही जुमले में अदा किए गए। जैन ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन वही लम्हा था जिसमें वो अपने दिल में इसने रोहा का नाम दर्ज कर लिया था। दिल धड़कने का सबब याद आया। वो तेरी याद थी, याद आया। नूरे जहाँ की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। रोहा जो सोफे पर बैठी थी, इसने चौंक कर जैन की तरफ देखा जो गहरी नज़रों से इसे ही देख रहा है। तुम्हारी हंसी से मेरी सांसें चलती हैं, काश तुम समझ सको, एतबार कर सको। रोहा ने निगाहें चुरा ली और चुपके से कमरे से निकलकर अम्मा अभी के कमरे में आ गई। फारिया बेहद तिलमिलाई हुई थी क्योंकि हैदर हसन ने इन्हें सख्ती से मना किया था कि वो जैन और रोहा के मामले में कुछ नहीं बोलेंगी। वो रोहा को जैन के सामने तो कुछ कह नहीं सकी, लेकिन अम्मा अब्बी के कमरे में जाकर दोनों नानी नवासी को खूब खरी खरी सुनाए आई थी, जिसके जवाब में रोहा ने तो सर झुका लिया, लेकिन अम्मा अब्बी ने तुर्की बतुर्की फारिया को जवाब दिया, ये सवाल जवाब करने हमसे क्यों आई हो? जाओ अपने बेटे से पूछो ना, इसने ऐसा क्यों किया? बड़ी आई है हमें बातें सुनाने वाली। वो अम्मा अब्बी के सरार पर रात के पिछले पहर कमरे में दाखिल हुई, दबे पाँव सोफे की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले ही इसे आवाज़ आई, पर्दे बराबर करके दरवाज़ा बंद कर दे। रोहा ने कुनखियाँ से इसे देखा और किसी मामूल की तरह इसकी बात पर अमल करके चादर सर तक तान कर सो गया। आधी रात को जैन का कंधा किसी ने हिलाया। वो गहरी नींद में था। आंखें खोलकर देखा रोहा खड़ी थी। इसने अपनी बंद होती आंखों से बमुश्किल पूछा, क्या हुआ? एसी बंद हो गया है तो कहीं और सो जाओ ना। इसके बाद इसकी आवाज़ दोबारा नहीं आई। थोड़ी देर के बाद वो खुद भी उठ बैठा। कमरे में गर्मी बढ़ रही थी। इसने टेबल लैम्प ऑन किया। जब भी वो इसे अपने पैरों वाली साइड पर सोई नजर आई, इसने हाथ बढ़ाकर इसे उठाना चाहा, मगर इसे गहरी नींद में देखकर रुक गया। इसने तकिया उठाकर इसके सर के नीचे रखा और फिर इसे देखने लगा। वो सोते हुए भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसने मुस्कुराते इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर झिझक कर रुक गया। वो डार्क ब्राउन जीन्स पर ब्लैक शर्ट जेबतन किए हुए था, डार्क ब्राउन कोट पहन रखा था और ऑफिस जाने के लिए रेडी था। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। खुशबुओं का एक झोंका सैन के नथों से टकराया। इसने रुख मोड़ कर देखा तो एक्वा ब्लू कलर के सूट पर हम रंग दुपट्टा रखे, कंधों तक आते खुले बाल। वो एक पल के लिए पलक झपकना भूल गया। वो नर्वस सी चलती हुई ड्रेसिंग तक आई और ब्रश उठाकर बाल संवारने लगी। एक ट्रांस की कैफियत में जैन हैदर की तरफ बढ़ा। इसे अपनी तरफ बढ़ता देख इसने जल्दी से कंघी की और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वो पहले ही इस तक पहुंच गया। रोहा का सर इसके सीने से आ लगा। इसके वजूद से उड़ती खुशबू से अपने हसार में ले रही थी। जैन ने आगे झुककर एक खूबसूरत जिसारत की। रोहा की पलकें भारी होने लगी। जैन ने आगे बढ़कर इसे खुद में भींच लिया, लेकिन इसके साथ ही बाहर से जोर जोर से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगी। बाहर से आती आवाज़ें तेज़ हो रही थी। फिर किसी ने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। जैन ने एक सरदा भरते हुए रोहा को नरमी से खुद से अलग किया। इसने एक गहरी नज़र इस पर डाली और इसके दोनों गाल चूम लिए। रोहा के लिए नज़र उठाकर देखना दो बार हो गया। वो इसकी तरफ देखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलने पर सामने हवास बागता सी जोया खड़ी थी। जैन भैया, पता नहीं ताई जी को क्या हो गया। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी, जहाँ फारिया बेगम होशोगुट से बेगाना पड़ी थी। जैन ने आगे बढ़कर इन्हें बाहों में उठा ली। जिस वक्त वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो फारिया बेगम को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। इन्हें एंजाइना का अटैक हुआ था, लेकिन बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने से वो बच गई थी। जब तक डॉक्टर्स को कोई मजबूत जवाब देते, जैन की सांस सीने में ही अटकी रही। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। दोनों ने इसे बहुत लाड से पाला था। इसकी हर बात मानी थी। रोहा से शादी करके वो उनका दिल दुखा चुका था और इससे नाराज़ थी, तो वो भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश के पूरा हो जाने पर भी खुश नहीं हो सका। इसकी जन्नत इससे नाराज़ थी। वो इसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो इनकी नापसंदीदगी जानता था। वो जिन नज़रों से रोहा को देखती थी, इसका दिल ज़ख्मी हो जाता था। वो दोनों ही इसकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास थी और वो चाहता था कि वो अपनी खुशी से रोहा को इनकी ज़िंदगी में मकबूल कर ले। वो जानता था रोहा बहुत अच्छी लड़की है। वो इसके माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करती है। इससे शादी की एक बड़ी वजह इसके माँ बाप के साथ मोहब्बत भी थी। फारिया बेगम भी इससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन ना जाने वो मोहब्बत कहाँ जा सोई थी। फारिया बेगम की हालत को संभली तो इन्होंने सबसे पहले जैन को अपने पास बुलाया। माँ को बहुत सारी मशीनों में मुक्की देकर इसका दिल दुख से भर गया। इन्होंने इशारे से इसे अपने पास बुलाया। जैन की आंखों में आंसू चमकने लगे। इसने माँ का सर हाथ अपने हाथों में थाम लिया।
वो बोलने की कोशिश करी थी लेकिन इन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी। मेरी एक बात मानो कि जैन ने इस बात में सर हिलाया। मुझसे वादा करो तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं रखोगे। जैन की गिरफ्त माँ के हाथों पर कमज़ोर हुई। इसने बहुत दुख से माँ की तरफ देखा जिन्होंने बेटे के चेहरे पर दुख के साए लहराते देखकर भी नज़र चुरा ली। वादा करो मुझसे जैन। और जैन ने दिल में उठते दर्द को नज़रअंदाज करते हुए इस बात में सर हिला दिया। और फारिया बेगम की आंखें बंद होते ही वो आईसीयू से बाहर निकलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। रात गए तक सड़कों की खाक जानकर सुबह के वक्त वो घर में दाखिल हुआ तो सामने ही वो खड़ी थी। लगता था वो सारी रात रोती रही। लाल आंखें सूर्य पर पोटर पहली बार जैन को एहसास हुआ। वो रोने के बाद और भी प्यारी लगती है। जैन को सामने देखकर वो तेजी से इसकी तरफ बड़ी। मुमानी कैसी हैं? ठीक है। अब अम्मा बीबी अपने कमरे से निकल आई। बेटा बहू कैसी है अब? ठीक है अम्मा भी, आप परेशान हो? अम्मा भी अपने दुपट्टे से आंखें साफ की और दुआ के अंदाज में हाथ उठा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जा रही हूँ शुक्राने के नफिल अदा करने। रोहा बेटा जैन को खाना दो। जी अम्मा। रोहा किचन की तरफ बढ़ गई और वह गहरी सोच में गुम सोफे पर पाँव लंबे करके बैठ गया। आज फारिया बेगम को घर लाया गया और इन्होंने घर आते ऐलान किया कि रोहा इनकी आंखों के सामने ना आए। इनकी बढ़ती रोहा ने शिफा गुना नज़रों से जैन की तरफ देखा जिसने अपनी नज़र फेर ली। वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ गई। इसके लिए सबसे महफूज जगह थी जहाँ बैठकर वो अपना हर दुख आंसुओं की सूरत में बहा देती थी। थोड़ी देर अंदर का गुबार निकालने के बाद वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। रात गए वो कमरे में लौटी तो जैन को लबों में सिगरेट दबाए किसी गहरी सोच में गुम देखा। वो चेंज करके लेटने के लिए बेड की तरफ बढ़ी तभी जैन की आवाज़ इसके समातों से टकराई। रोका तुम अपना सामान लेकर अम्मा बी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। जैन की बात पर लम्हा भर के लिए इसका दिल और हाथ दोनों कांपे लेकिन वो खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसलिए तेज़ी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक बैग में अपने कपड़े लेकर तेज़ी से बाहर निकल गई। इसके निकलते जाने पास पड़ा गुलदान ज़ोर से ज़मीन सामने दीवार पर दे मारा। इसे खुद पर गुस्सा था। जब हिम्मत करके शादी कर ही ली थी तो पहले दिन ही डट कर सबके सामने इसके हक के लिए खड़ा क्यों ना हुआ? सबको ये बावर क्यों ना करवाया कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है? रोहा अम्मा बी के कमरे में पहुंची तो वो भी हैरत से इसे देखने लगी जिसने पटकने के अंदाज में बैग ज़मीन पर रखा। समझते क्या खुद को? जब दिल चाहा अपना लिया, जब दिल चाहा छोड़ दिया। अरे अरे लड़की बावली हो गई। किसकी बात करी? आपके पोती की बात करी। और अब अगर इसे मुझे समझा कर वापस इसके पास भेजने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अम्मा भी पर भी चढ़ दौड़ी जो इसे इतने गुस्से में देखकर मुंह पर हाथ रखकर इसे देखने लगी। अरे लड़की बावली हो गई हो क्या? मुझ बेचारी को क्यों गुस्सा मुझ बेचारी पर क्यों गुस्सा कर रही हो? सही कह रही हूँ, आपने ही मेरा दिमाग भी ख़राब किया। हर वक्त इसकी तारीफ़ें कर करके मेरा पोता ये है और मेरा पोता वो। अपनी बीवी के लिए तो स्टैंड ले नहीं सकता। खा कुछ और करेगा। अम्मा भी अगर आज के बाद मुझे वो शख्स कमरे में नजर आया तो मैंने इस घर में नहीं रहना। वो गुस्से में बोले जा रही थी तभी पलट कर देखा तो वो दोनों हाथ बाजू सीने पर बांधे इसका जाओ जलाल देख रहा है। इसी दरवाजे में इस तरह देखकर इसने नखुसत से सर झटका और अपना बैग नीचे से उठाकर अपने कपड़े अलमारी में रखने लगी। जबकि वो उसके नादिर ख्यालात सुनकर वहीं से लौट गया था। इसके जाते ही रोहा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और खुद को कोसा कि क्या ज़रूरत थी बिला थकान बोलने की। वो खुद को एक ही चित रसीद करते हुए बेड के किनारे पर टिक गई। जबकि अम्मा भी जो जैन की आमद से बेखबर थी, इन्होंने चंबा से पहले इसकी कैंची की तरह जल्दी सामान को रुकते देखा और अपने बेड पर बैठकर खुद को मारते देखा और खुद ही अखज़ कर लिया कि इनकी नवाज़ी को ज़रूर कोई जादू वगैरह हो गया। और इन्होंने तैयार कर लिया था कि वो सुबह ही सबसे पहले से पीर बाबा के पास लेकर जाएंगी। रोहा ने माँ बी की घूरती नज़र से तंग आकर ज़्यादा सर तक तान ली। सुबह अम्मा बी की आंख खुली तो रोहा कमरे में कहीं नहीं थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई तभी वो वॉशरूम से नेक्स्ट से तैयार निकली। अम्मा बी ने इसे कड़ी नज़र से देखा। लड़की सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कुछ काम से जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जैन से कहती हूँ तुम्हें छोड़ देगा। खबरदार जो आपने कानों कान खबर भी होने दी। तो वो उंगली उठाकर वार्न करती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो जानबूझकर इस वक्त कमरे से निकली थी जब इसे जैन के चले जाने का यकीन हो गया था। वो स्टडी के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई जहाँ सामने ही हैदर हसन किताबिनी में मसरूफ़ थे। वो जानते थे वो इस वक्त यहीं मौजूद होंगे। इन्होंने रोहा को देखकर किताब और ऐनक सामने टेबल पर रखी और गर्दन के इशारे से इससे अंदर आने का इशारा किया। वो इसके सामने बड़े सोफे पर बैठ के बेटा बोलो क्या कहना चाहती हो? इसने नज़र उठाकर इन्हें देखा। इनके चेहरे पर मौजूद नरम तासुरात से कुछ हौसला हुआ। मामू जान मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो वजह जान सकता हूँ? मामू क्या फ़ायदा इतनी तालीम हासिल करने का जब इसे कहीं अमल में ही नहीं लाया जाए। चलो ठीक है, मैं जैन से बात करता हूँ, ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह निकालते हैं। नहीं मामू जान, झट से इनकार आया था। मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे जॉब मेरी काबिलियत पर मिले। ठीक है, फिर जब तुम फैसला कर ही चुके हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? वो चुपके से वहाँ से निकल आई। बाहर आकर कब करूँ का सांस बहाल के 1 मिनट हाथ उताया हो गया। अब जॉब तलाश करना थी। वो आज 2-3 जगह पर इंटरव्यू देकर घर लौट रही थी। इसी वक्त एक गाड़ी आकर इसके करीब रुकी। सामने बैठी शख्सियत को देखकर इसके चलने में तेज़ी आ गई। इसे भागते देखकर वो भी गाड़ी से निकल आया और इसे हम कदम चलने लगा। रोहा ने कदम रोक लिए तो वो भी रुक गया। इसने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ बनाकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और रुककर इसकी तरफ किया। आप क्या चाहते हैं? वो बहुत एतमाद से बोली। तुम्हें बहुत तामुल से जवाब दिया गया। अच्छा, इसीलिए आधी रात को अपने कमरे से निकल जाने का हुक्मनामा जारी किया था। ये बात की बातें हैं। फिलहाल गाड़ी में बैठे
मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप रास्ते से जाएं, आप अपने रास्ते जाएं, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। जैन ने इसे बाजू से पकड़ा और उसे झटके से अपना बाजू छुड़वा लिया। अब की बार जैन ने जोर से इसे कलाई से दबोचा और गाड़ी में लाकर पटक कर गाड़ी लॉक कर दी। ड्राइविंग सीट संभाल कर इस पर एक नज़र डाले बगैर गाड़ी घर वाले रास्ते पर डाल दिया। अब घर ड्रॉप करके वजन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रोहा भी पैर पटकती अंदर चली गई। वो आज एसएच इंडस्ट्रीज़ में इंटरव्यू देने आई थी। जब इसका नाम पुकारा गया वो एतमाद से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने एक उधेड़े उम्र शख्स बैठा था। रोहा ने अपनी फाइल इनके सामने रखी तो वो भी कुछ प्रोफेशनल सवाल करने लगे। वो अपनी डिग्रियों की पाबंद बता रही थी। तभी से अपना दाएं जाने बैठे शख्स की जानिब से सवाल है, मैडम आपके पास कोई तजुर्बा है? रोहा ने गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने एक नहायत ही खूबसूरत और डैशिंग बंदा बैठा था। सर काम करूँगी तो तजुर्बा भी हासिल हो जाएगा, लेकिन हमें तो तजुर्बा का ही शख्स चाहिए ना। रोहा ने इनके आगे से अपनी फाइल उठा ली और बाहर निकल आई, जबकि दो नीली आंखों ने दूर तक इसका पीछा किया। अगले दिन खिलाफ तफक्कुर इसके कॉलेज केसे सिलेक्ट कर लिया गया है। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी अम्मा भी कोई दम किया हुआ पानी इसके पास ले और ज़बरदस्ती से बुलाया, साथ कुछ दम भी कर रही थी। रोहा ने उकताहट से इनका ये सारा अमल देखा। अम्मा भी कितने पैसे लुटाकर ये कागज़ के टुकड़े लाई हैं। इन्होंने सिर्फ खामोश नज़रों से इसे बुरा रोहा समझ गई कि अम्मा भी को इस अमल के दौरान बोलने से मना किया गया, वरना मजाल है जब वो बोलने से बाज आती हैं। आज इसका ऑफिस में पहला दिन था। सफ़ेद कमीज शलवार पर हमरंग बड़ा सा दुपट्टा लिए वो जाने के लिए तैयार थी। इसने घड़ी पर वक्त देखा तो वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। सामने बैठी फारिया बेगम को देखकर इसके पाँव सुस्त हुए, लेकिन इन्होंने इसे देखकर रुख मोड़ लिया। वो भी मुतमईन होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। दरवाजे से निकलते इसकी जॉगिंग से लौट रहे जैन से जोरदार टकराव वो गिरने वाली थी, लेकिन जैन हैदर ने इसे अपने मजबूत बाजुओं के सार में ले लिया। वो झटके से खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन तभी इसकी नज़र लाउन से नजर आती फारिया बेगम पर पड़ी, जो कि न तोड़ नज़रों से इसे देख रही हैं। अशीन इसके सजे संवरे रूम में खोकर सारे वादे भूल चुका था। होश में तो तब आया जब रोहा ने अपने कमर के गिर्द इसके बाजुओं को अपने हाथों से नरमी से पीछे किया। इसके नरम लम्स पर जैन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो किचन में अपने सामने रोटी और थोड़ा सा सालन रखे बैठी थी, जब वहाँ सब्जियाँ पमाने चले हैं। कितनी घटिया निकली तुम्हें तो ये भी नहीं खाना है। जिन लोगों ने तुम्हें पनाह दी, अपने घर की चार दीवारी दी, तुम इन्हीं के घर में नर्क लगा रही हो। ना आकर तौलिए से बाल खुश करती हुई अपने बाथरूम से निकल रही थी। जब बेचैनी से टहलती तो इस पर बस पल पड़ी। क्या किया है मैंने? इसने उलझ कर पूछा। पहले रोया क्या है, उस्मान के रिश्ते को पता नहीं कैसे अपने जाल में फंसाया, और अब बशर ने भी जोया से शादी से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों बेटा? अम्मा भी ने वकास मामू से दरियाफ्त किया। चंद दिन पहले शहर के महंगे होटल में मंगनी की गई थी। मामू ने एक नज़र अम्मा भी के पास बैठी रोहा को देखा। वो कहते हैं शेर कहता है वो जोया से नहीं रोहा से शादी करना चाहता है। तभी जोया तेज़ी से रोहा पर झपटी और इसके बाल पकड़कर खींचे। साथ मुमानी भी इसे कोसने लगी। तभी जैन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, खबरदार जो अब किसी ने इसकी किरदार कशी की तो बीवी है वो मेरी, खबरदार अगर इसकी अब किसी ने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो इसने उंगली उठाकर सबको वार्न किया। रोहा ने एक शिकायती नज़र जैन पर डाले हुए कमरे में बंद हो गई। नावल की 10वीं किस्त है। अम्मा भी और हैदर मामू कमरे में दाखिल हुए। एहतरामन खड़ी हो गई। हैदर हसन ने इसे बैठने के लिए कहा और खुद इसके बराबर बैठ गई। रोहा अम्मा बी की आवाज़ किसी खाई से आई थी। कितना दुख था इस एक लफ्ज़ में। वो एकदम से जैसे नींद से जागी। रोहा अपने मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करी थी, जब मैं अचानक इसके कमरे में चली गई। अपने किरदार की वकालत कितना मुश्किल काम था, इसे आज ही पता चला। मेरे पास कोई फ़ोन कोई राब्ते का ज़रिया नहीं है। अम्मा भी ये बात जानती हैं। एक ऐसे शख्स ने जिसे मैं जानती ही नहीं मेरे किरदार पर सवाल निशान लगा दिया। मुझसे कसम ले ले मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मामू से जो कहा है सच कहा। मामू बिना कुछ कहे चले गए और आज पहली बार वो अम्मा बी की मौजूदगी की परवाह किए बगैर रो दी। कुछ नहीं होता मेरी बच्ची, सब्र रख, बस सब्र। अम्मा बी ने बस इसे एक हाथ से करीब कर तसल्ली दी। एक अरसे से वो इस कमरे तक महदूद थी, लेकिन इन्होंने दुनिया देख रखी थी, घर के बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके रंग ढंग पर जानती थी। रोहा के लिए ये रात इस घर में गुजरी हर रात पर भारी थी। रो रो कर हैदर मामू का ख्याल आया। वो बहुत बेतबार ठहरी थी। सबकी नज़रों में अपना दिफा करना इसका पहला हक था। अगली सुबह सारी रात जागने के बावजूद वो किचन में मौजूद थी। मम्मा एक कप चाय बना दे, सर बहुत दुख रहा है। रोहा ने बर्तन धोते हुए गर्दन मोड़कर पीछे देखा और फिर से बर्तन धोने लगी। कोई जवाब न पाकर जोया ने सर उठाकर देखा। वो वही थी जिसकी वो शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इसके खून में उबाल उठा। ओह, तो गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं। तो मैं एक मिनट उंगली उठाकर वार्न करते इसकी बात काट कर वो पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक जोया पैर पटकती वहाँ से चली गई। अपनी अना को जलते जब चूल्हे में झोंक कर इसने जोया के लिए चाय का पानी चढ़ाया। चाय बनाकर वो बेझिझक इसके कमरे में आई थी।
चाय इसने साइड टेबल पर रखी। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो वहाँ हर बात ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे कोई गर्ज नहीं तुम्हारे अखबार ज़रिए से वो फुंकारी थी, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं गलतफहमी की बुनियाद पर ज़िंदगी भर के पछतावे नहीं लेना चाहती और ना देना चाहती हूँ। तुम जानती हो मेरा तुम्हारे मंगेतर से ना कोई राब्ता है। जो तुम दोनों के दरमियान हुआ तुम बखूबी जानती हो। जिस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुई थी तुम इसके पूछने पर कह सकती थी कि मैं तुम्हारी भाभी, लेकिन तुमने तो खुद को मुझसे बेहतर जाहिर करना था ना, इसलिए तुमने बताया कि मैं तुम्हारी मरहूमा फूफी की बेटी हूँ, जिसे आप जैसे दरिया दिल लोगों ने ना सिर्फ अपने घर में रहने की जगह दी बल्कि पढ़ाया लिखा भी है। वैसे भी तुम मान लो ऐसा शख्स जिसने फ़ोन पर एक लड़की की एक झलक देकर आपकी फीलिंग्स की परवाह ना करते तुमसे रिश्ता तोड़कर इससे रिश्ता जोड़ना चाहो, वो तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसे शख्स के हाथों इसकी ज़िंदगी महफूज रखी। रोहा की बातों का इस पर अच्छा खासा असर हुआ। इसने 2 नफिल अदा किए और अल्लाह से अपने मनफी रवैये की माफ़ी मांगी और शुक्र अदा किया। वक्त पर जान छूट गई। मुंह पर पानी की चींटे मारकर वो किचन में चली आई जहाँ रोहा और जोइला नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। शहादत की उंगली मोड़कर मेज़ पर मारते हुए दोनों को मतवज्जा किया। चेहरे पर जर्दी लेकिन ढेर सारा सुकून था। रोहा की बातों का इस पर अच्छा खासा असर हुआ था। इसने 2 नफिल अदा किए और अल्लाह से अपनी मनफी रवैये की माफ़ी मांगी और शुक्र अदा किया कि वक्त पर जान छूट गई। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो किचन में चली गई जहाँ रोहा और जोइला नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। शहादत की उंगली मोड़कर मेज़ पर मारते हुए दोनों को मतवज्जा किया। चेहरे पर सर्दी लेकिन ढेर सारा सुकून था। रोहा से नजर मिली तो दोनों मुस्कुरा दी। ये दोस्ती की इब्तिदा थी। नाश्ते की मेज़ पर जोया ने सबके सामने रोहा की पोजीशन क्लियर की थी। हैदर हसन ने भांजी प्लस बहू पर एक मुशफ़िक नज़र डाली और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। रोहा तुम वाकई में हीरा हो। नम आंखों से जोया ने इसे गले लगा लिया। ये कब और कैसे हुआ? दारेन की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। दारेन की बात पर वो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। डाइनिंग रूम में दाखिल होते जैन हैदर ने यह खूबसूरत मंजर देखा। रोहा की हंसी की भूल भुलैयों में गुम हो गया। जैन हैदर मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। रोहा ने इसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हैदर के कमरे में ही सो गई। हैदर का काम जल्दी ख़त्म हो गया तो वो रात को ही लौटा। सहरी के वक्त वो घर पहुंचा तो सारे दिन के सफ़र की वजह से वो बहुत थकन हो रही थी। कमरे में आया तो सामने रोहा के बिस्तर पर सोते देखा। खुले बाल इसके तकिए पर बिखरे पड़े थे, एक हाथ तकिए पर जबकि दूसरा पहलू में था। लंबी उंगलियों की पूरी मेहंदी से सुर्ख हुई थी। वो गहरी नींद में थी। रोहा यहाँ इसके कमरे में इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया, शायद इसकी नींद की वजह से कि कहीं इसकी नींद में मुखल ना आ जाए। वो इससे चंद कदम की दूरी पर थी। वो इसके करीब हुआ, इसकी पुरशौक निगाह इसके चेहरे पर जमी थी। वो सोई भी खिलकर मुस्कुरा दी। बनी बनी सी आंखें खुलकर मुस्कुराई और अगले लम्हे पूरी की पूरी खुल गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें सोया हुआ देख चुका हूँ, इसलिए ये नहीं पूछूंगा। तुम बताओ मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? इसका लहजा शदीद हुआ था। ओह सॉरी, वो एक झटके से बिस्तर से उठी थी। तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो। नहीं शुक्रिया। घड़ी पर नजर पड़ते इसके रहे सहे औसान भी खता हो गए। इसने पहला कदम उठाया और पहला कदम उठाती वो डगमगा गई। संभल कर लो। देती नजरों से तकते जैन ने इसका बाजू पकड़कर सहारा दिया। इससे चंद कदम दूर हुई थी। इसके लम्स की गरमाइश इसके दिल को पिघला रही थी। जाने के लिए वो इसके करीब से गुजरी जब बेख्तियार जैन ने इसका रास्ता रोक लिया और उसकी हनाई हाथों को हाथ में लेकर इसकी हथेलियों पर अपने लब रख दिए। इसका रास्ता छोड़ दिया। वो धड़कने संभालती बाहर निकल गई। हिनाई खुशबू में बस तकिए पर इसने बाकी रात जाकर गुजारनी थी। इसे लग रहा था इसकी ज़िंदगी जमूद का शिकार हो गई थी। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ऑफिस में सर कपाने के बाद घर लौटती। थोड़ी देर अम्मा भी के से बैठकर इनकी दिन भर की रवादार सुनकर जो किचन का रुख करती, फिर रात 9 बजे किचन में ही गुजरता। कहीं दिन से इसे जैन से नज़र नहीं आता। वो रात गए घर लौटता और सुबह सवेरे निकल जाता। वकास मामू की ज़बानी ही पता चला था वो और जैन आजकल एक नई फैक्ट्री की बुनियाद रख रहे हैं, इसलिए इन्हें सर को जाने की वक्त भी नहीं मिलता। ऐसे ही बोरिंग दिनों में दारिन और सब बड़ों की रजामंदी से सोया और दारिन का रिश्ता तय कर दिया गया। और सदा के बेबाक दारिन की शौक जुमलों से बचने के लिए जोया कमरा नशीन हो चुकी थी। रोहा और रोया की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। फारिया बेगम का रवैया जो का तू था, बस इतनी सी तब्दीली आई थी। अब वो रोहा की मौजूदगी में नापसंदीदगी का इजहार नहीं करती। रोहा इनके लिए खाना बना तो देती लेकिन खुद जाकर इन्हें सर्व करने की हिम्मत नहीं थी। वो इस वक्त भी खाना ट्रे में रखकर अब लाउंज से जोइला मुमानी को बुला लाई थी। वो ट्रे उठाकर फारिया बेगम के आगे रखने लगी। फारिया ने किचन के दरवाजे में इस्तेदार रोहा को मुखातिब किया, कल से मेरा खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोहा ने खुशनुमार हैरत से इसकी तरफ देखा लेकिन वह मगन से खाना खा रही थी। जोइला ने हाथ के इशारे से एक विक्ट्री का निशाना बनाया तो वो भी सरशार से मुस्कुरा दी। इसकी जैन से भी नाराज़गी कुछ कम हो गई थी। वो जानती थी वो माँ की मोहब्बत में मजबूर है। इसने एक दिन रात को माँ बेटे की बहस सुनी थी और तभी इसका दिल बदल गया। अब
कई दिनों से वो रात को इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो शायद घर आ ही नहीं रहा था। घर में दारिन और जोया की शादी का हंगामा जाग उठा था। लड़कियों को कपड़े और कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ों की फ़िक्र सता रही थी। बारात और वलीमे के लिए हाल बुक करवा लिया गया था, लेकिन मेहंदी के लिए लड़कियां किसी तौर भी हाल के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। 10 बजे तो हाल का टाइम ख़त्म हो जा रहा, जबकि 10 बजे हमारा फंक्शन शुरू भी नहीं होता। सबकी मुतफ़क्कर आई यही थी, इसलिए मेहंदी के फंक्शन के लिए घर ही से सजाया गया। गेंदे के फूल और मोतियों के फूलों से घर की सजावट की गई। फंक्शन के लिए लॉन में इंतजाम किया गया। वसीम लॉन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए ग्रीन कारपेट की राह गुजार बनाई गई थी। राह गुजर के इख्तिताम में सफ़ेद और पीले फूलों में से सजावट बनाया गया था। स्टेज के अलावा पूरा लॉन तारीख में डूबा हुआ था। जोया रवायती पीले रंग के जोड़े में मलबूस थी, जबकि दारन सफ़ेद कमीज शलवार पर पीला दुपट्टा गले में डाले जोया के बराबर बैठा था। हर 5 मिनट के बाद वो जोया की तरफ झुककर सरगोशी में कुछ ना कुछ कहता था, जिसकी वजह से इसका झुका सर मज़ीद झुक गया था। ग्रीन कलर के लहंगे के ऊपर पिंक कलर की शर्ट कमर तक आते वक्त बाल जो कि पीछे से कर्ल किए गए थे, कुशादा पेशानी पर एक साइड पर झूमर टिकाए, हल्के फुल्के मेकअप में रोहा अप्सरा लग रही थी। सबने इसकी बहुत तारीफ़ें की थी, लेकिन जिसके लिए ये सब तैयारी की गई थी वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। दोनों हाथों में मेहंदी की प्लेटें पकड़े वो सीढ़ियों से उतर रही थी। इसका ध्यान पाँव से उलझते लहंगे की तरफ हुआ था, जब किसी लड़की के पास से गुजरते हुए इसका हल्का सा झटका लगता हुआ अपने लहंगे से उलझती पहली सीढ़ी पर कदम रखते जैन की बाहों में जुड़ गई। मेहंदी की प्लेट हल्के से शोर से ज़मीन बोस हो चुकी थी। मुझे लगा जैसे वो महक गया हो। इसे बाहों में थामे इसकी बंद आंखों को दिलचस्पी से देख रहा हो। इसकी बंद आंखें एकदम से खुली, वो तेज़ी से इसकी बाहों से निकली। जैन को इसकी ये तेज़ी एक आंख ना भाई, इसने एक तेज़ नज़र इसके सजे संवरे रूप पर डाली। उसे बाजुओं से पकड़ कर खींचते हुए कमरे तक ले आया। कमरे में लाकर एक साइड पर पड़े सोफे पर फेंकते हुए इसने कोट उतार कर ज़मीन पर एक साइड पर फेंका। जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगाते हुए सुर्ख आंखें रोहा के चेहरे पर गाड़ी इसकी तरफ बढ़ा। इसके बराबर सोफे पर बैठते हुए इसे शानों से पकड़कर अपने करीब किया। थोड़ी सी इसका चेहरा पकड़कर ऊंचा किया। रोहा ने अपनी निगाहें झुका ली। इसके गाल दहक रहे थे। इसकी गिरफ्त थोड़ी सख्त हुई। तुम क्या समझती हो तुम मुझसे दूर जाना चाहोगे और मैं ऐसे होने दूंगा? मैं तुमसे दूर हूँ सिर्फ एक वादे की पासदारी में, लेकिन एक बात याद रख, मैं तुम्हें भी कुछ वक्त देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं जब चाहूँ अपना हक वसूल कर सकता हूँ। इसलिए आज के बाद मुझे ऐसे झटकने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम मेरे जज्बात की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इसने झुककर एक शौक जिसारत की ओर इसे छोड़ दिया, जबकि रोहा इसके इस रूप से डरकर हल्के हल्के काँप रही थी। जैन ने सिगरेट का आखिरी कश किया और मुस्कुराकर इसके शर्माए घबराए रूप को देखा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े निकाल दो। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। वार्डरोब खोलकर वो खुद ही परेशान हो गई, क्या पता कौन से कपड़े पहने हैं। तभी फ्रेश होकर जैन बाहर निकला और कश्मकश में खड़ी रोहा को देखा और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। रोहा की सांसें सीने में अटकने लगी। इसकी पर्स जैन के सीने से टकरा रही थी। जैन ने हाथ बढ़ाकर ब्लैक कमीज शलवार निकाले तो इसका चेहरा रोहा के साइड फेस से मिस हुआ। वो अपने आप में सिमट गई। तैयार होकर दोनों जाने के लिए मुड़े तो जैन ने रोहा को अपने बाल ठीक करने के लिए बोला, जो इसे ज़बरदस्ती कमरे में लाते हुए अच्छे खासे उलझे हुए लग रहे थे। अपने बाल संवार लो, ये ना हो कि लोग तुम्हें देखकर कुछ और समझे। इसने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, जबकि रोहा इसकी बात के मुताबिक मायने समझते हुए शर्म से लाल अंगारा हो गई। वो दोनों जिसके वक्त सॉरी एक तो ये कुत्तों को सुकून नहीं है कसमें सॉरी वो दोनों जिस वक्त साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे तो बहुत सारी आंखों ने हसरत और रश्क की निगाह से दोनों को देखकर दोनों साथ चलते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फारिया बेगम सबिया मुमानी के साथ बातों में मसरूफ थी। जब इन्होंने आंख के इशारे इन्हें इन दोनों की तरफ मतवज्जा किया, फारिया बेगम ने एक नज़र इस तरफ डाली और फिर से बातों में मशगूल हो गई। सबिया बेगम ने फारिया के चेहरे पर कोई जज्बात ढूंढने की कोशिश, लेकिन वह नाकाम रही। बारात और वली में भी बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन जैन मेहंदी वाली रात ही किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद चला गया था। इसके इस रात वाले रूप के बाद रोहा भी इसके जाने पर शुक्र का कलमा पड़ा। शादी के बाद ज़िंदगी फिर से पुरानी रकत पर आकर जोया और दारन हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ निकल गए। शादी के हंगामों के बाद घर में खामोशी का राज था। फारिया बेगम भी इन दिनों कुछ खोई खोई सी रहती थी। अक्सर रोहा को महसूस होता इस पर नजरें टिकाए कुछ खोज नहीं है। वो इनकी तरफ देखने से गुरेज ही करती थी। जैन कई बार इनके सामने अपनी खुशी के लिए खड़ा हो चुका था। वो जानती थी इसकी तबीयत में लहरों सी शोर की नहीं है। वो गहरा और ठहरा समंदर है। वो तो कभी अपनी ज़रूरियात के लिए भी इन तक नहीं आया, लेकिन रोहा एक ऐसी खुशी और ख्वाहिश थी जिसके लिए वो बार बार इन तक आता रहा। इसकी हर नज़र सवाल बन जाती। वो इसकी ख्वाहिश पूरी करके पूरी ज़िंदगी के लिए इसके आगे सुरखरू हो सकती थी। वो आज ऑफिस आई। इसे अपने बॉस शाहवेज़ हमदानी की तरफ से पैगाम मिला था कि वो आज एक मीटिंग के लिए इसके साथ होटल ब्लू लाइट में डिनर पर जा रही है। इसने घर कॉल करके
अम्मा अभी को लेट आने की बाबत बताई। अम्मा अभी को एतराज़ तो बहुत किया, लेकिन रोहा ने इन्हें बताया कि इसकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो भी वहाँ कह के खामोश हो गई। इसने आज डार्क ब्लू कलर का सादा से लॉन के सूट में मलबूस थी। वो जिस वक्त शावेज़ हमदानी के साथ इसकी गाड़ी में सवार हुई, इसने एक तनकीदी नज़र इसके हुलिये पर डाली, लेकिन खामोश। आज वो पहली बार किसी ऐसे डिनर पर जा रही थी तो थोड़ी कंफ्यूज भी थी। वो लोग जिस वक्त होटल में पहुंचे तो वेटर की मैयत में रिजर्व सीट पर बैठ गए। दूसरी पार्टी अभी तक नहीं पहुंची थी। रोहा वक्त गुजारने के लिए अपने आसपास देखने लगी। तभी किसी के वेलकम के लिए शावेज़ हमदानी खड़ा हुआ इसकी तकलीद में वो भी खड़ी हो गई और आने वाली शख्सियत को देख नहीं सकी, लेकिन रोहा की इसकी तरफ पहुंचती। लेकिन जिस वक्त शावेज़ हमदानी से मिलकर रोहा की सिमत मुड़ा, रोहा को लगा इसकी सांस सीने में अटक गई। सामने मौजूद शख्सियत की गुस्से से रगें तन गई। इसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों की मुठ्ठियां बीच लीं। जब इसके सबसे बेखबर शावेज़ हमदानी इन दोनों का तारुफ करवा रहा था। ये हैं हसन इंडस्ट्रीज़ के मालिक ज़ैन हैदर है। हसन और ज़ैन हैदर, ये है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रोहा। कमाल भाई साहब, बेचारी रोहा ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा, लेकिन ज़ैन ने एक निगाह गलत ना डाली और डायरेक्ट मेन मुद्दे पर आया। और उसके साथ इसका पर्सनल सेक्रेटरी मुनाफ था। उसकी मीटिंग 1.5 घंटे जारी रही, लेकिन सारे वक्त में रोहा को ठंडे पसीने आ रहे थे। इसने एक लफ्ज़ में मुंह से ना निकाला। शावेज़ हमदानी ने रोहा को कोई फ़ाइल ज़ैन को देने के लिए कहा। रोहा ने फ़ाइल खोलकर ज़ैन की तरफ बढ़ाई, लेकिन ज़ैन ने इसके हाथ से फ़ाइल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। रोहा ने कांपते हाथों से फ़ाइल ज़ैन के आगे रखी। तब इसने एक तेज़ नज़र रोहा पर डाली। मीटिंग के अख्ताम पर वो शावेज़ हमदानी से मुसाफा करता हुआ लंबे लंबे ढाक फिरता हुआ वहाँ से चला गया। रोहा कमाल जिस वक्त घर में दाखिल हुई, रात काफ़ी बीत चुकी थी। इसका सारा जिस्म होले होले काँप रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने पूरा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि टीवी चल रहा था। रोहा ने अंधेरे को गनीमत जानकर रोहा कमाल जिस वक्त घर में दाखिल हुई, रात काफ़ी बीत चुकी थी। इसका सारा जिस्म हौले हौले काँप रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने पूरा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि टीवी चल रहा था। रोहा ने अंधेरे को गनीमत जानकर आंखें बंद करके जल्दी से माँ भी के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन पहली सीढ़ी पर इसके कदम रुक गई। ये कौन सा वक्त है घर आने का? इसने मुड़कर देखा तो सामने टीवी के आगे स्पॉट चेहरा लिए ज़ैन हैदर विराजमान था। रोहा के कदम वहीं ज़मीन के सामने जम के वो उठकर आहिस्ते से चलता हुआ रोहा के पास पहुंचा। रोहा की सांसें सीने में अटकने लगी। इसे वहाँ से भागना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो इस तक पहुंच चुका था इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल कर दी। इसका बाजू ज़ैन की गिरफ्त में था, जिसने एक ज़ोरदार झटका दिया। वो उसके सीने से आ लगी। ज़ैन ने इसका बाजू पीछे की तरफ ले जाकर झटका तो दर्द की शिद्दत से रोहा की आंसू निकल गए। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हैं? अच्छा छोड़ दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कितनी पे मिलती है तुम्हें? 35,000। वो जल्दी से बोली। कल तुम रिज़ाइन करिए। इसने चुबा कर लफ्ज़ अदा किए। नहीं, मैं क्यों रिज़ाइन करूँगी? इसने एक और झटका हिस्सा दिया। अच्छा तुम नहीं करूँगी? नहीं, मैं किसी सूरत भी नहीं करूँगी। ज़ैन हैदर ने इसकी गर्दन में हाथ डालकर सख्ती से इसे एक झटका दिया और उसका चेहरा ऊंचा करते हुए इसे वार्न किया। ऐसे तो ऐसे ही सही, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन जॉब पे रखता है। और साथ ही वो इसे छोड़ता हुआ तेज़ी से जीने चढ़ गया। रोहा ने एक नज़र अपनी सुर्खोती कलाई पर डाली और बैठकर रोने लगी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने और अम्मा भी के मुश्तरका कमरे में पहुंची। अम्मा भी सुकून से सो रही थी। रोहा आहिस्ता से वॉशरूम में घुस गई। दिल की भड़ास आंखों की सूरत निकाल कर वो वापस कमरे में आई और अम्मा भी के पास लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। रह रहकर इसे ज़ैन हैदर की आंखें याद आ रही थी कि होटल में इसे देखकर इसके चेहरे पर कैसी बेयकीनी थी। यही कुछ सोचने न जाने रात के किस बार इसकी आँख लगी। सुबह इसकी आँख खुली तो अम्मा भी कमरे में नहीं थी। वो किसनमंदी से काफ़ी देर छत को तकते बेड पर ही पड़ी रही। फिर घड़ी पर वक्त देखते ही उठ गए। आज संडे होने की वजह से वो बेफिक्र सी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर ज़ैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। रात की नींद पर इससे वक्त इसका मूड ठीक था। सामने का मंजर इसके लिए खासा दिलचस्प था, जहाँ खुले गले वाली ढीली ढाली शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज दोनों हाथ उठे थे, जिससे वो अपने बाल संवार रही थी। ज़ैन को अपने सामने देखकर इसने झट से बाजू नीचे की, जिसके नतीजे में सारे बाल इसके कंधे पर फैल गए। ज़ैन हैदर भूल गया कि वो किस काम से है। अम्मा भी किधर है मैं नहीं जानती। मैं ये भी आँख खुली है तो वो कमरे में नहीं है। सर झुकाए जवाब दिया। ये कौन सा वक्त है उठने का? जी क्या? वो होंग बनी इसका चेहरा देखने लगी। मुझे देर से उठने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँ? आपकी बात दो बतो जवाब आया। करना यह है कि आज के बाद सुबह सवेरे उठना है। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, आप मेरी पाबंद हैं। आप अपने तमाम जुम्मे हकूक़ मुझे सौंप चुकी हैं। आप पर भी कुछ हकूक़ लाजिम हैं। आप हुक्म करें, हम बजा ना लाएँ तो कहिएगा। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और साइड टेबल पर एक मोबाइल और नोटों की गड्डी रखकर पास पड़े सोफे पर पड़ा दुपट्टा इसकी गोद में फेंका, जिसे इसने जल्दी से अपने गिर्द लपेट लिया। ये तुम्हारे लिए। इसने साइड टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए, आपको फिर भी लेने पड़ेंगे। ये कहकर वो रुका नहीं और बाहर निकल गया। रोहा ने अपना कप कर रुका सांस बहाल के वॉशरूम में घुस गई।
सब लोगों ने इस वक्त टीवी लॉन्च में मौजूद थे। सब लोगों ने अपनी अपनी महफिल जमाई हुई थी। रोहा अम्मा भी के पीछे फारिया बेगम की नज़रों से चुप कर बैठी थी। ज़ैनब अपने मोबाइल में बिजी किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। कॉल बंद करके कि वो आया कि अम्मा भी और हैदर हसन के सामने बैठ गया। अम्मा भी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। अम्मा भी की तरफ से जवाब आया। हैदर हसन भी इसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। अम्मा भी मैं चाहता हूँ मेरा और रोहा का वलीमा हो जाए। छनक की आवाज़ के साथ रोहा के लबों को जाता पानी का गिलास ज़मीन बोझ हो गया। सब इसकी तरफ देखने लगे जबकि ज़ैन ने अपना कहका का गला घोटा। वो रोहा की हालत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। बेटा हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम अपनी माँ से पूछ लो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, फारिया बेगम की तरफ से जवाब है। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? इनका जवाब सुनने से पहले ही रोहा ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा ली। नहीं, अगले महीने मैंने अगले संडे के लिए हाल बुक करवा लिया। बेटा तुमने तो सारी तैयारी करके। वो मुस्कुराया। सभी इसके वलीमे का सुनकर पुरजोश हो गए। इतना कम वक्त का सुनकर सब अपने अपने ड्रेसेस की फिक्र सताने लगी जबकि अम्मा भी ने खुशी से ज़ैन को गले लगा लिया। करवट रात अपने पर फैलाए फिर से सारे माहौल पर काबिज होने को तैयार थी। वो करवट पर करवट बदल रहे थे लेकिन नींद जैसे इससे रूठ गई थी। तभी अम्मा की छड़ी की टैक्टर सुनाई दी। वो कमरे में दाखिल हुई तो रोहा ने कंबल मुंह पर रख लिया। वो आकर बेड की दूसरी साइड टिक गई। थोड़ी देर बाद इसकी तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी। अरे पुत्र, आज सारे शाम ही क्यों लेट गई? इसकी आवाज़ पर इनका दिल भर गया। इनकी आवाज़ पर इसका दिल भर गया। वो उठकर बैठ गई और डुबडुबाई आंखों से अम्मा को देख ली। अम्मा ने अपना चश्मा दुरुस्त किया, गौर से इसकी आंखों में देखा और हाथ बढ़ाकर इसे अपने करीब किया। मेरी बेटी को आज क्या हुआ? इसने नफे में सर हिलाया और जोरों शोर से रोना शुरू कर दिया। अम्मा ने इसे गले लगा लिया और खुद भी रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जब दिल का गुबार छटा तो रोहा बोली, अम्मा भी अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरे साथ ऐसे होता? क्या हुआ पुत्र? अम्मा, जब जिसका दिल चाहे अपने कमरे से निकाल दे, जब चाहे शादी का ऐलान कर दे। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी मर्जी भी तो पूछी जाए ना। तभी ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और ज़ैन हैदर गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। जी बोलिए, आपकी मर्जी क्या है? लेकिन एक बार याद रखना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें भी मार दूंगा और ख़ुद को भी। इसकी बात पर वो दहल गई और अम्मा के बाजू को ज़ोर से पकड़ लिया। ज़ैन हैदर थोड़ी देर खड़ा इसे देखता रहा, कूदता रहा, फिर लंबे लंबे डाक फिरता कमरे से निकल गया। बेटा, इसने तुम्हें कमरे से निकल जाने के लिए कहा, बहुत गलत किया, लेकिन अपनी जगह पर वो भी ठीक था। माँ से किया वादा निभाया। तुम क्या चाहती हो? वो माँ को मरने देता? रोहा ने नफी में सर हिलाया। तो बेटा, अगर माँ को छोड़कर तुम्हारे पास आता तो क्या अच्छा था? फिर तो वो बहुत खुद कर्ज होता और मैं खुद तुम्हें कहती कि इसे छोड़ दो। जो जन्म देने वाली माँ का ना होगा वो किसी और का क्या होगा? लेकिन इससे अपनी माँ का मान रखा, लेकिन फिर तुम्हारे लिए माँ के आगे डट भी गया। आखिर इसने माँ को मना लिया और तुम्हें वो पूरी इज्जत और एहतराम के साथ लेकर जाना चाहता है। वो एक मजबूत साहिबान है तुम्हारे लिए। अभी से नहीं, जब तुम इस घर में आई थी तब से वो तुम्हारी माँ का बहुत लाडला था। वो हर वक्त इसके साथ होता था। हम इसे कहते थे कि दारिया, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर क्या करोगी? तो कहती थी, अम्मा मैं अपनी बेटी की शादी ज़ैन से करूँगी और ज़ैन को घर दामाद बना लूँगी। और वो बहुत खुश होता था इसकी इस बात पर कि फिर वो हमेशा इसके साथ रहेगा। जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में हैदर के साथ ज़ैन भी गया। तो जानती हो तुम्हारी माँ ने इससे क्या कहा? रोहा ने नफी में सर हिलाया। इसने ज़ैन से वादा लिया था कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। जब दारिया का जनाजा लाया गया तो वो बहुत रोया, लेकिन जब फारिया तुम्हें उठाकर लाई तो इसने झट से माँ से तुम्हें ले लिया। वो अपने आंसू पोंछ लिए। फिर वो हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ रहता। जब हैदर से इसे ज़बरदस्ती इंग्लैंड भेजा तो इसने बहुत एहतजाज किया कि वो नहीं जाएगा क्योंकि तुम अकेली हो जाओगी। लेकिन फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। लेकिन जब वो वापस आए तो वो समझदार हो गया था। वो जानता था कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब वो तुम्हारा वैसे ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन वो हमेशा से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझता था। तुम्हें याद होगा ना कैसे वो तुम्हें यूनी की फ़ीस बगैर किसी को बताए जमा करवा देता था। घर में सब समझते थे तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हारे दूसरे अखराजात में तुम्हारी नाना की पेंशन से पूरी कर रही हूँ, लेकिन असल में अखराजात ज़ैन कर सर दर्द था। मुझे तो कभी पता ही नहीं होता था कि तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारी फ़ीस, तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस, किसी भी चीज़ का, और वो जो हर महीने मुझे पैसे देता है वो तुम्हारे लिए ही देता है। अगर इसकी माँ मान जाती तो वो कभी भी ऐसा कदम ना उठाता, मतलब ऐसे तुमसे निकाह ना करता। लेकिन फिर भी एक बात बताऊँ, वो मुझसे इजाज़त लेकर गया था। और हाँ, हैदर से भी। हैदर ने फारिया की ज़िद देकर ही इसे इजाज़त दी थी। अब जो भी फैसला तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का दिल ना तोड़ना। अपनी बात मुकम्मल करके वो चले गए और रोहा सोचने लगी इसे कभी ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया। इसे तो ये सब सोच कर ही खुशी हो रही थी जिससे इसने लड़कपन से चाहा वो तो बहुत पहले इसके मुकद्दर में लिख दिया गया। शायद इसके पैदा होने से भी पहले वो आज पहली बार वो बहुत सुकून से सोई थी, गहरी मीठी नींद। सुबह नमाज के वक्त इसकी आंख खुली तो वो जल्दी से बिस्तर से निकल गई। इसने रब का शुक्र अदा करना था इतना अच्छा और मोहब्बत करने वाला शख्स को इसका नसीब बनाने के लिए। दूसरी तरफ ज़ैन सारी रात करवट बदलता। रोहा की बातें सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। नींद आ रही से खुश हो दूर थी।
वो नाश्ता किए बगैर ऑफिस आ गया, अपनी सीट संभालती। इसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उससे कहा कि हमदानी इंडस्ट्री को पैगाम भिजवा कर इन्हें हमारे साथ काम करना है, तो हमारी कुछ शराइत है और हमारी पहली शर्त आज ही पूरी होनी चाहिए। अपनी सेक्रेटरी के जाने के बाद इसने सुकून से सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंदी। रोहा आज वक्त पर ऑफिस आ गई थी, लेकिन अभी इसने अपनी सीट संभाली ही थी कि इसके बॉस का पैगाम है। रोहा शावेज हमदानी के ऑफिस में दाखिल हुई थी। थोड़ी देर बाद फॉर्मल गुफ्तगू करने के बाद इसने रोहा को यह खबर सुनाई कि वो उसके काम से मुतमईन नहीं है, सो ये इससे आइंदा वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। रोहा बेदिली से उठकर चल दी, लेकिन दरवाजे तक पहुँच इससे जैन की बात याद आई। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। सर इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। इनफैक्ट जिसके कहने पर आपको निकाला जा रहा है, इनका कहना है कि आप ज़रूर जाना चाहेंगे, बुक होने हैं। तो मैम रोहा, आपको जैन हैदर के कहने पर इस जॉब से निकाला जा रहा है। रोहा को यही उम्मीद थी, वो यही नाम सुनना चाहती है, लेकिन हकीकतन इसे इस वक्त गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इसके होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई। तो वो कमरे में दाखिल हुई और सामने पड़े सोफे पर दराज हो गई। अम्मा भी ने ऐनक दुरुस्त करते हुए देखा। रोहा जल्दी ही लौट आई कि वो सीधी होकर बैठ गई। जी आ गई हूँ, इसकी वजह आपका लाडला पोता है जिसने मुझे जॉब से निकलवा दिया। अम्मा भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। चलो अच्छा ही किया इसने, तुम क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, मेरा पोता माशाल्लाह से लाखों में कमाता है। अम्मा भी से बहस करना फजूल था। इसने अपना बैग उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गई। बैग अलमारी में रखकर अपने कमरे लेकर वॉशरूम में घुस गई। आज सब लोगों ने अम्मा बी के कमरे में महफिल जमाई हुई थी। हैदर हसन बहुत खुश थे। आज बहुत अरसे के बाद फारिया भी सबके साथ बैठी थी और अब रोहा को अपने पास बिठाए बहुत खुश दिली से सबसे बातें करी थी और हर बात का जवाब देते हुए तायद के लिए रोहा की तरफ देखती और वह फर्माबरदार बहू की तरह इनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। रात गए महफिल अपने इख्तिताम को पहुंची और सबके जाने के बाद रोहा किचन में अम्मा बी के लिए पानी लेने आई तो किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। इसने जहाँ कर देखा तो जैन हैदर कप फोड़ के चूल्हा जलाया अपने लिए खाना गर्म करा था। वो सोच में पड़ गई कि जाए या फिर यहाँ से ही मुड़ जाए। तभी जैन की आवाज़ आई, आ जाओ अंदर। रोहा हैरान हुई, कैसे पता चला मैं हूँ? जैन ने मुड़कर इसकी तरफ देखा, दोनों बाजू सीने पर बांध के बड़ी दिलकशी से मुस्कुराई। ये एक राज है जो बीवियों को कभी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बीवी कहने पर वो सटपटा गई। आप क्या करें? वो बाल बदलने के लिए बोली। मैं तुम्हारे करने के काम खुद कर रहा हूँ। वो जितना इस टॉपिक से बचना चाह रही थी, वो इतने घुमा फिरा कर बात वही ले आता। आप बटे में कर देती, नहीं यार संडे तक रुक जाओ, तब तक तुम दुल्हन जो हो इसके बाद पकी, ये तुम्हारी ही ड्यूटी है। रोहा को ढेर सारी शर्म ने आकर इसने बल्कि उठाना मुश्किल हो गया था। जैन ने बहुत दिलचस्पी से इसके बदलते रंग देखे और खाना लेकर डाइनिंग पर बैठ गया। साथ ही से दावत देना नहीं बोला था। वो आज बाद में बारी से हैरान कर रहा था। तुम्हें मुझसे ये भी तो शिकायत थी ना कि तुम मुझे जब खाना बना कर देती हूँ मैं तुम्हें पूछता ही नहीं। और रोहा का बस नहीं चल रहा था कि भूल कर अम्मा भी के पास पहुँचे जो इसकी सारी बातें उसको बताती रही थी। और हाँ, मैं पुरूस भी हूँ और हाँ, खुद को कहीं का शहजादा समझता हूँ। उसकी बातों पर वो शर्म से पानी हो रही थी। इसने जल्द से पानी की बोतल ली और वहाँ से जाने में ही आफिया समझी। सुनो, वो दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। इसने मुड़कर नहीं देखा लेकिन रुक गई थी। मैं तुम्हें संडे नाइट को बताऊंगा मैं कितना खड़ूस हूँ। वाह भाई वाह, तुम्हारा शहजादा। और इसकी बात पूरी होने से पहले ही वो वहाँ से भाग गई। कमरे में पहुँची उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत ईजी से धड़क रहा था। फारी ममानी रोहा को ढूंढती पिछले सहन तक न चली आई जहाँ वो आज माली से मिलकर पौधों की छाट करी थी। फारिया मामी के बुलाने पर जल्दी से हाथ झाड़ती हुई इन तक पहुँची। जी मुमानी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ये कहने आई थी बाहर गाड़ी में ड्राइवर तुम्हारा इंतजार करे, तुम जाओ जल्दी से वलीमे का सूट भी ले आओ और पार्लर से मेहंदी भी लगवाओ। जी वो मुअद्दब से सर हिलाती वहाँ से चली और फारिया मम्मी वहीं पर पड़ी कुर्सियों पर धूप सेकने के लिए बैठ गई। कभी कभी जब हम फैसले नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला कोई वसीला बना देता है और हमारे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। इन्हें रोमा से बहुत प्यार था। एक तो एक ही भाई था और उसकी इकलौती बेटी जैन को रोहा से कोई भी रिश्ता ना रखने का वादा लेकर वो भाई के घर गई। उन्हें यकीन दिलाया कि जैन रोमा से ही शादी करेगा। वो काफ़ी देर वहाँ रही लेकिन इस दौरान रोमा इन्हें नहीं दिखाई दी। भाई से पूछने पर इन्होंने बताया कि वो अपने किसी दोस्त के घर गई हुई है। वो वज़ू करने के इरादे से उठी और इनके भाई के घर इनके लिए मुख्तस किए गए कमरे में गई। वो नमाज़ पढ़ रही थी तभी इनके साथ वाले कमरे से रोमा की आवाज़ आई जो शायद किसी फ़ोन पर बात करी थी। गैर इरादी तौर पर इसकी बातें सुन लगी। अरे कौन? वो मेरा कज़न है। सही कह रही, बहुत हैंडसम है लेकिन वहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। मैं इससे मोहब्बत का इकरार किया तो था, वो तो बहुत पहले ही किसी और का हो चुका है। जितना वो डैशिंग और हैंडसम है मैंने सोचा लड़की भी कोई ऐसी होगी, लेकिन लड़की कौन निकली? वो बहन जी, इसकी यतीम कज़न रोहा कमाल। तुम्हें पता है ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी पर भी आया और हसद भी हुआ है। वो लड़की और देखो जैन जैसा शख्स इससे मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है मैंने अपने दोस्त
शाहवेज़ हमदानी के ऑफिस में इसको जॉब भी दिलाई और मैंने इसे समझा दिया था कि वो उस लड़की को जैन की नज़रों में गिरा दे, तो मैंने इससे शादी कर लूँगी। लेकिन इस बेवकूफ़ के कुछ करने से पहले ही वो जैन की नज़रों में आ गई और जैन ने शाहवेज़ हमदानी से कोई डील फाइनल की और शर्त रखी कि वो रोहा को जॉब से फारिग कर दे। वो और भी बहुत कुछ कहती लेकिन फारिया और गैर इरादी तौर पर इसकी बातें सुनने लगी। अरे कौन? वो मेरा कज़न जैन। सही कह रही है, बहुत हैंडसम है, लेकिन वही वहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। मैं इससे मोहब्बत का इकरार किया। मैं इससे मोहब्बत का इकरार किया तो कहता है वो तो पहले ही किसी और का हो चुका है। जितना वो डैशिंग और हैंडसम है, मैंने सोचा लड़की भी कोई ऐसी होगी, लेकिन लड़की कौन निकली? वो बहन चीज़ की यतीम कज़न रोहा। कमाल, तुम्हें पता है ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी पर रश भी आया और हसद भी हुआ है। वो लड़की, और देखो जैन जैसा शख्स इससे मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है मैंने अपने कज़न या अपने दोस्त शाहवेज़ हमदानी के ऑफिस में इसको जॉब भी दिलवाई और मैंने इसे समझा दिया था कि इस लड़की को जैन की नज़रों में गिरा दे तो मैं इससे शादी कर लूँगी। लेकिन इस बेवकूफ़ के कुछ करने से पहले ही वो जैन की नज़रों में आ गया और जैन ने शाहवेज़ हमदानी से कोई डील फाइनल की और शर्त रखी कि वो रोहा को जॉब से फारिग कर दे। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन फारिया बेगम मैं सुनने की सकत नहीं थी। वो लड़की थी, प्लानिंग करी थी, ये ना जाने हमारे साथ बाद में क्या करती, लेकिन इन्हें इससे कोई गिला नहीं था क्योंकि वो तो ना समझ थी वो जो ऐसा करी थी, लेकिन वो खुद एहतसाबी के अमल में गिर गई थी। वो खुद क्या करने चली थी? अपने बेटे की खुशियों का गला घोटने चली थी। वो तो रोमा की शुक्रगुजार थी जिसकी वजह से इनकी आंखों पर बंदी पट्टी खुल गई थी। वलीमा एक शानदार होटल में मुनक्किद किया गया जिसमें शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। खुद जैन के घर वाले भी हैरान थे, इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया था। वो ग्रे कलर के 3 पीस सूट में मलबूस था, जबकि रोहा ग्रे कलर की काम वाली मैक्सी में बहुत खूबसूरत लगी थी। ब्यूटिशियन की महारत ने इसके हुस्न को दो आतशाह कर दिया था। जैन सब मेहमानों में मसरूफ़ था क्योंकि वो अब एक बिजनेस टाइकून था जो इसने अपने जैसे बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन को मधु किया था। सबके साथ मसरूफियात में इसकी नज़र स्टेज पर बैठी रोहा की तरफ जब उठती तो पलटना भूल जाती। फंक्शन के इख्तिताम पर रोहा को लाकर गाड़ी में बिठाया गया। वो सर झुकाए माजी में खो गई। होश तो तब आया जब दरवाज़ा खोलकर जैन फ्रंट सीट पर बैठा। इसने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो घर वाले सारे जा चुके थे। ऐसे ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो जैसे भूत देख लिया। खौफज़दा तो मुझे होना चाहिए था। रात की 3 बजे इतनी खौफनाक शक्ल देखकर जाकर सोऊंगा तो भी डरावने ख्वाब आएंगे। इसने इसके मेकअप लिए चेहरे को निशाना बनाया। वो आंसू रोकने की कोशिश में निचला कुचलने लगी और ये हरकत करते हुए जैन हैदर का मूड गारत कर गई और वो मजीद कुछ भी कहे बगैर इसे अपने फार्म हाउस ले आया। बड़े से गैराज में गाड़ी रोककर इसने मुलाजमा को इसे कमरे में पहुंचाने को कहा और साथ ही इसके मोबाइल में कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नजर आते नंबर देखकर वो रोहा से पहले कमरे में चला गया और कमरे के टेरेस की तरफ खुलती ग्लास डोर खोलकर टेरेस पर चलाया और कॉल रिसीव करके कानों से लगाई। हेलो जैन हैदर, मैं शाहवेज़ हमदानी बात कर रहा हूँ। जैन हैदर, मैं तुम पर केस करूँगा। तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और तुम इससे नहीं फिर सकते। मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। मेरी तरफ से शौक से जाओ कोर्ट, लेकिन इससे पहले वो कागजात किसी वकील से चेक करवा लेना, वरना ये ना हो कि मैं तुम पर गलत केस करने पर हट जाने का दावा कर दूं। वैसे भी मेरे बारे में एक बात याद रखना, मैं अपनी इज्जत पर गलत नज़र डालने वालों को माफ़ नहीं करता। रोहा कमरे में दाखिल हुई तो गुलाब के फूलों की खुशबू जैसे इसमें भी रच बस गई। हर तरफ सफ़ेद गुलाब के फूल और पत्तियाँ थी। तभी जैन ग्लास डोर धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। रोहा की घबराहट सी होने लगी। वो दिलकशी से मुतात चाल चलता हुआ इसके करीब आया और उसे हाथ से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद इसके सामने बैठ गया। पूछोगी नहीं? हर तरफ से वो गुलाब की जगह सफ़ेद गुलाब क्यों है? रोहा ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। कहते हैं सफ़ेद गुलाब इंतज़ार की अलामत है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, इसलिए आज ये फूल मेरे इंतज़ार के एक एक पल के गवाह है। जैन ने इसके दाएं हाथ को अपने हाथ में थामा और फिर आहिस्ते से इस हाथों की पश्त पर रखकर अपनी मोहब्बत की मेहर सबकी वो जीप गई तो गहरी मुस्कुराहट इसके लबों का हाथ आके एकदम चारसू जिंदगी मुस्कुरा उठी। वो तो ना जाने कब से इस अनदेखी डोर में बंधे थे। इनका मिलाप तो अजल से लिख दिया गया था। तभी तो जैन के दिल में रोहा और रोहा के दिल में जैन बगैर कुछ कहे सुने इनके दिल के नहा खानों में ना जाने कब से मौजूद थे। और नावल का नाम है बंधे डोर से और इसको लिखा है ज़रिश नूर ने। होप सो आपको नावल अच्छा लगेगा। एक लव स्टोरी है
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ ये नावल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और मैंने देखा था व्यू इतने नहीं आ रहे, ओह लाइक्स इतने नहीं आ रहे, व्यू आ जाते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लाइक नहीं करते, तो प्लीज़, इसमें मेहनत होती है, राइटर की बहुत मेहनत होती है, मेरी भी मेहनत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो राइटर को जाता है। तो आप नावल देखते हैं, सुनते हैं, तो प्लीज़ नावल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।